जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास में। ट्यूटोरिया एनसीईआरटी जो आपका 6 से 12 आपका ऑल आउट के नाम से जो बुक निकाला गया है, इसी में जो है ना आपका साइंस कंप्लीट करवा रहे थे। कल जो है ना आपका साइंस का जो है ना क्लास 9 का अपलोड किए थे, लेकिन आवाज़ में जो है ना कुछ एरर था, आवाज़ क्लियर नहीं आ पा रहा था। लेकिन उस वीडियो को अपलोड करने के बाद जो है ना उसको डिलीट करना पड़ा, क्योंकि हमको पता था कि उसमें बहुत सारा कमेंट आता है। जब आवाज़ क्लियर नहीं आएगा तो फिर पढ़ाई कैसे होगा। हमें लगा कि थोड़ा बहुत होगा, लेकिन उतना एड्रेस हो पाएगा, लेकिन ज़्यादा ही देख रहे थे। हम खुद चलाएं देखे, थोड़ा ज़्यादा ही पंखा का जो है ना आवाज़ आ रहा था। पता ना ऐसे कैसे हो गया था, समझ में नहीं आ रहा। माइक को जो है ना सही से लग नहीं पाया था, इसीलिए जो है ना प्रॉब्लम आ गया था। खैर कोई नहीं, फिर से जो है ना आप लोग क्लास करवाया जा रहा है। आज के क्लास में हम क्लास 9 का जो है 125 क्वेश्चन देखेंगे, और आज के क्लास में हम क्लास 10 का भी जो है 155 क्वेश्चन देख लेंगे। तो क्लास 9 और क्लास 10 दोनों क्लास का जो है ना, दोनों चैप्टर का आज की क्लास में हम करने वाले हैं। लगभग आपका 300 क्वेश्चन होगा, तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। अब एग्ज़ाम होने वाला है, 14-17 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है बिहार पुलिस मद्य निषेध का, और इसीलिए जो है ना मतलब आपका साइंस हम पहले कंप्लीट करवा रहे हैं, ताकि साइंस में आपका प्रॉब्लम ना आए। अगर क्वेश्चन यहाँ से अच्छे से अगर रिवीजन कर लीजिएगा, तो आपको वहाँ जो है ना एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपका 100% बन जाएगा। बाकी इसका PDF हम ग्रुप में डाल दिए, मद्य निषेध वाले ग्रुप में, जिसमें टेस्ट होता है। उसमें 2000+ मेंबर, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे जो है ना आपको PDF मिल जाएगा। तो ध्यान पूरी क्लास को देखिएगा। और आज की क्लास में जो है ना आपका लगभग 300 क्वेश्चन बोली है, 300 क्वेश्चन करवाएंगे। आपका क्लास 9 क्लास 10 दोनों हो जाएगा। थोड़ा सा क्लास लॉन्ग होगा, लेकिन बहुत बेहतरीन क्लास होगा। तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा, और लास्ट में सभी लोग कमेंट कीजिए क्लास कैसा लगा। और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास 9। तो देखिए क्लास 9 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे देखिए आपका 3 कथन दिया, और तीनों में से बोल रहा है कि सत्य कथन जो है ना कौन सा है, बताइए। तीनों कथन को पढ़िए, बताइए इसमें सत्य कथन कौन सा है। तो देखिए पहला कह रहा है कि ठोसों का आयतन निश्चित एवं संपीड़ित नगण्य होती है, ये क्या है, सही है। ठोसों का जो आयतन होता है निश्चित एवं संपीड़ित नगण्य होती है, क्या है, सही है। और दूसरा कह रहा है कि रबर बैंड एवं स्पंज ठोसों के उदाहरण है, ये क्या है, आपका सही है। और तीसरा कह रहा है कि समान बल लगाने पर ठोसों का आकार बदल जाता है, ये क्या है, तो आपका गलत है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, केवल एक कथन और 2 क्या है, तो बिल्कुल जो है ना आपका सही है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि गैस द्रव में बदली जा सकती है, कैसे, बताइए। गैस द्रव में बदली जा सकती है कैसे, बताइए, क्या होगा। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, दाब बढ़ाकर एवं क्या है, ताप घटाकर। क्या होगा, तो दाब बढ़ाकर एवं क्या होगा, तो ताप घटाकर होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है कि निम्नलिखित को गलत सम्मिलित करें। यहाँ पे गलत इसमें जो है ना कौन सा, बताइए। इसमें जो गलत है ना कौन सा है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि बाष्पीकरण का क्या होगा, तो आपका द्रव से गैस में होगा, क्या है, सही है। दूसरा आपका ऊर्ध्वपातन का बोलेगा, तो यहाँ पे आपका ठोस से गैस होगा, ये क्या आपका सही है। और तीसरा आपका निक्षेपण का जो है ना यहाँ पे क्या होगा, द्रव से ठोस होगा, ये क्या आपका जो है ना गलत होगा। ठीक है, निक्षेपण क्या होता है, गैस से ठोस होता है, क्या, तो गैस से ठोस होता है, इसलिए C नंबर यहाँ पे गलत है। आगे देखिए D नंबर का संगलन का क्या होगा, ठोस से द्रव होगा, ये क्या है, सही है। तो यहाँ पे A B D सही, लेकिन C नंबर क्या है, तो गलत है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे C होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 4 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विसरण को सही परिभाषित जो है ना करता है, बताइए। तो निम्न में से कौन विसरण को सही परिभाषित करता है, कौन करता है, बताइए। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे A होगा, 2 भिन्न पदार्थों का स्वतः मिलना, ये क्या करता है, विसरण को सही जो है ना परिभाषित करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 5 कह रहा है कि गैस का दबाव किसके कारण जो है ना बनता है, बताइए। गैस का दबाव जो है ना किसके कारण बनता है, बताइए। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, इकाई क्षेत्रफल पर गैसों कणों द्वारा लगे बल के कारण जो है ना बनता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 6 कह रहा है कि ठोस, कह रहा है कि ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन जो है ना क्या कहलाता है, बताइए। कह रहा है कि ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन जो है ना क्या कहलाता है, बताइए, क्या होगा, बताइए। कह रहा है कि ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे C होगा, ऊर्ध्वपातन। क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 7 कह रहा है कि बारिश के दिनों में कपड़े देरी से सूखते हैं, ऐसा क्यों, बताइए। बारिश के दिनों में कपड़े देरी से सूखते हैं, ऐसा क्यों, बताइए। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे C होगा, आर्द्रता अधिक होने कारण। क्या होने कारण, आर्द्रता जो है ना अधिक होने कारण। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए 3 कथन दिया, तीनों में देखिए आगे क्या कह रहा है, कह रहा है इसमें से जो है ना कौन सा कथन क्या है, तो सही है। देखिए पहला कथन कह रहा है कि सतह क्षेत्र बढ़ाने पर बाष्पीकरण की दर घटती है, ये क्या है, तो बिल्कुल जो है ना गलत है।
दूसरा कह रहा है कि वायु की गति बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ती है, क्या है, सही है। और तीसरा कह रहा है कि आता बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ती है, क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है, घटता है। यहाँ पे केवल जो है ना आपका 2 नंबर क्या है तो सही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, केवल 2 आपका सही है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 3 कथन दिया, तीनों को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन जो है ना सही है, बताइए इसमें कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला कह रहा है कि बर्फ़ मिले पानी से भरे बर्तन की बाहरी सतह ठंडी हो जाती है, ये क्या है तो सही है। बर्फ़ मिले पानी से भरे बर्तन की बाहरी सतह ठंडी हो जाती है, क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है कि वायु में उपस्थित जलवाष्प ठंडी सतह से संपर्क में आकर वाष्प में परिवर्तित हो जाती है, ये क्या है तो गलत है। तीसरा कह रहा है कि बर्तन की बाहरी सतह पर बढ़ने वाली बूंदें बर्तन के अंदर पानी के रिसाव से बनती है, ये भी क्या है तो आपका गलत है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना ए होगा, केवल एक आपका क्या है तो सही है। तो याद रखिएगा ना कि किसी बर्तन में हम बर्फीला जल रखते हैं, जल्दी ही बर्तन की बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नज़र आने लगेगी और वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में बदल जाता है, जो हमें जल की बूंदों के ऊपर जो है ना जल की बूंदे के रूप में नज़र आता है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 10 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए 3 कथन दिया, तीनों में से कौन सा कथन जो है ना आपका सही है, बताइए तो इनमें से कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला कह रहा है संलग्न की गुप्त ऊष्मा वह ऊर्जा है जो किसी ठोस को द्रव में परिवर्तित करने में प्रयुक्त होती है, ये क्या है तो सही है। दूसरा कह रहा है कि संलग्न की गुप्त ऊष्मा में तापमान परिवर्तन जो है ना आवश्यक होता है, ये क्या है तो गलत है। तीसरा कह रहा है कि 1 kg ठोस को उसके संलग्न बिंदु पर द्रव में बदलने हेतु आवश्यक ऊष्मा को संलग्न की गुप्त ऊष्मा कहते हैं, ये क्या है तो सही है। तो यहाँ पे आपका जो है ना 1 और 3 सही, लेकिन 2 नंबर क्या है तो गलत है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, केवल 1 और 3 क्या है तो सही है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 11 कह रहा है निम्नलिखित में से सही सम्मिलित नहीं, इसमें जो है ना आपका कौन सा जो है इसमें गलत है। यहाँ पे आपका बिलियन है और यहाँ पे क्या है बिले है, इसमें कौन गलत है, बताइए इसमें जो है ना आपका कौन गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है कि चीनी एवं जल में बोलेगा तो बिले क्या है आपका चीनी है, ये क्या है सही है। आयोडीन एवं एल्कोहल में बोलेगा बिले क्या है आपका जो है ना आयोडीन है, ये क्या है आपका सही है। और वायु युक्त पेय जैसे कोक में बोलेगा तो आप कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या है सही है। और डी नंबर कह रहा है वायु में गैस का विलयन बोलेगा तो नाइट्रोजन है, ये क्या है आपका जो है ना गलत है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ना क्या है तो गलत है, ठीक है, याद रखिएगा। तो वायु गैस में गैस का विलयन है, क्या है, वायु गैस में गैस का विलयन है और यह मुख्यतः 2 घटकों ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का जो है ना समांगी मिश्रण होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 12 कह रहा है कि नीचे 2 कथन दिया गया है। कथन अभी देखिए यहाँ पे अभी कथन ए है और कारण आर है, दोनों को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सही है और कौन गलत है। बताइए इसमें कौन सही है कौन गलत है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला का अभिकथन ए कह रहा है कि पीतल कॉपर एवं जिंक का मिश्रण होता है। पीतल जो है ना आपका कॉपर एवं जिंक का मिश्रण होता है, क्या है सही है। और कारण आर कह रहा है कि मिश्र धातुओं के बीच समांगी मिश्रण होते हैं, ये क्या है तो आपका जो है ना गलत है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना यहाँ पे सी होगा, ए सत्य है परंतु आर क्या है तो असत्य है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 13 कह रहा है निलंबन के संबंध में असत कथन का जो है ना चयन करें। निलंबन के बारे में बोल रहा है, गलत कथन का चयन करें। गलत कथन कौन सा है बताइए। तो देखिए निलंबन के बारे में पहला कथन कह रहा है कि यह एक विसमांगी मिश्रण है, ये क्या है तो सही है। दूसरा कह रहा है निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देता है, ये भी क्या है सही है। और निलंबन जो है ना स्थायी होता है, क्या है बिल्कुल जो है ना गलत है। और डी नंबर कह रहा है कि सभी कणों के नीचे बैठने पर निलंबन समाप्त हो जाता है, क्या है सही है। तो यहाँ पे गलत क्या है, ऑप्शन नंबर सी गलत है, लेकिन ए बी डी क्या है सही है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 देखिए मिलान करने बोल रहा है। यहाँ पे देखिए पहला आपका फोम का क्या होगा, तो फोम का यहाँ पे जो है ना आपका यहाँ पे हो जाएगा स्पंज। एरोसोल का बोलेगा तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कुहासा। और जैल का बोलेगा तो जैल का जो है ना यहाँ पे क्या होगा, तो जैल का बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा जैल का यहाँ पे आपका पनीर हो जाएगा। और इमल्सन का बोलेगा तो यहाँ पे आपका जो है ना दूध हो जाएगा। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना बी होगा, 3 4 1 2। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 15 कह रहा है कि मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया जो है ना क्या है बताइए। मोमबत्ती के जलने की जो प्रक्रिया है ना क्या है बताइए। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, भौतिक एवं क्या है रासायनिक परिवर्तन दोनों हैं। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि अभी तक ज्ञात तत्वों के विषय में निम्न पर विचार करें। यहाँ पे देखिए 3 यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, 3 कथन दिया हुआ है। कह रहा है कि सत कथन का चयन करें। कह रहा है कि अभी तक ज्ञात तत्वों के विषय में विचार कीजिए, इसमें तीनों कथन में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए पहला कथन कह रहा है अधिकतर तत्व जो है ना द्रव है, ये क्या है तो गलत है। दूसरा कह रहा है कि
पारा एवं फ्लोरीन कमरे के ताप पर द्रव होते हैं, ये भी क्या आपका गलत है। तीसरा करा है 11 तत्व कमरे के ताप पर गैसें हैं, क्या है सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, केवल 3 आपका क्या है तो सही है। तो याद रखिएगा ना कि अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या जो है ना 100 से क्या है तो अधिक है। अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 100 से अधिक है। इनमें से जो है ना, इनमें से 92 तत्व प्राकृतिक हैं, जबकि शेष मानव जो है निर्मित है। और अधिकतर तत्व क्या होते हैं, द्रव नहीं होते, ठोस होते हैं, ठीक है। और 11 तत्व जो है ना कमरे के तापमान पर गैसें हैं, और 2 तत्व पारा तथा ब्रोमीन कमरे के तापमान पर क्या है तो द्रव है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 कर रहा है कि विषमांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है, कौन नहीं है। विषमांगी मिश्रण का कौन उदाहरण नहीं है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला जो है ना आपका सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन, ये आपका विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। और आगे देखिए जल में नमक, क्या है विषमांगी मिश्रण का क्या उदाहरण नहीं है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका जो है ना समांगी मिश्रण का उदाहरण है। और नमक सल्फर बोलेगा विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है, जल और तेल बोलेगा तो समांगी मिश्रण विषमांगी मिश्रण का क्या उदाहरण है। तो यहाँ पे बी नंबर क्या है तो नहीं है। नेक्स्ट है, करा निम्न कथनों पर विचार करें। यहाँ पे 2 कथन दिया, दोनों में से कौन सा कथन जो है ना आपका सत्य है, बताइए दोनों में से कौन सा कथन सत्य है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे विलेय कहते हैं, ये क्या है आपका जो है ना गलत है। दूसरा कह रहा है कि विलयन का वह घटक जो विलायक में घुला देता है उसे विलेय कहते हैं, क्या आपका सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, केवल 2 आपका क्या है तो सही है। चलिए आगे देखिए, करा निम्नलिखित में से कौन सा विलयन के गुण है, बताइए विलयन के गुण जो है ना कौन कौन सा है, बताइए विलयन के जो गुण है ना कौन कौन सा है। देखिए पहला करा है विलयन के बारे में, करा है विलयन के बारे में जो है ना, पहला यह एक समांगी मिश्रण है, क्या है सही है। दूसरा करा है ये अस्थायी होते हैं, ये भी क्या है सही है। और तीसरा करा है कि विलयन के कण प्रकाश के किरण को फैला देता है, ये क्या है तो गलत है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, केवल 1 और 2 क्या है तो सही है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 20 करा है, यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। यहाँ पे पहला क्या है, निश्चित तापमान पर विलयन में जब विलेय ना घुले तो क्या होगा, बताइए करा है कि निश्चित तापमान पर विलयन में जब विलेय ना घुले तो क्या होगा। तो यहाँ पे आपका जो है ना, यहाँ पे हो जाएगा आपका संतृप्त जो है ना विलयन कहलाएगा, ठीक है। और विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम होगा तो क्या कहलाएगा, असंतृप्त विलयन कहलाएगा। और विलायक में घुले विलेय पदार्थ की मात्रा बोलेगा तो यहाँ पे क्या होगा, आपका विलयन की सांद्रता होगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3, 1, 2 होगा। तो क्या होगा आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 21 कर रहा है कि इनमें से कौन टिंडल प्रभाव की घटना जो है ना प्रदर्शित करता है, बताइए क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से कौन टिंडल प्रभाव की घटना प्रदर्शित करता है, बताइए कौन करता है। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा कोलाइडल विलयन, क्या होगा कोलाइडल जो है ना विलयन होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 कर रहा है कि कोहरे में इनमें से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है, बताइए कोहरे में इनमें से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है, बताइए। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, गैस में क्या होगा तो द्रव होगा। नेक्स्ट है करें कि कौन से धातुएं कमरे के तापमान से थोड़े अधिक तापमान पर द्रव अवस्था में जो है ना बदल जाती है, बताइए करें कि कौन सी धातुएं कमरे के तापमान से थोड़े अधिक तापमान पर द्रव में अवस्था में बदल जाती है, बताइए कौन बदलता है। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, गैलियम, और क्या होगा तो सीजियम होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 24 कर रहा है कि तत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तत्व के बारे में बोल रहा है, तत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इसमें कौन सा कथन क्या है तो सही है, बताइए तीनों कथन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन सही है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि एंटोनी लॉरेंट लोबेजिए ने सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग सन 1661 में किया था, ये क्या है तो आपका जो है ना गलत है। याद रखिएगा ना कि एंटोनी लॉरेंट लोबेजिए ने किया था, कौन किया था, रॉबर्ट बॉयल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1661 में सर्वप्रथम तत्व का जो है ना तत्व शब्द का प्रयोग किया था। तो यहाँ पे वैज्ञानिक का नाम क्या होगा, तो रॉबर्ट बॉयल होगा। आगे देखिए कह रहा है, देखिए दूसरा कह रहा है कि रॉबर्ट बॉयल ने तत्व की वैज्ञानिक परिभाषा को प्रयोग के आधार पर प्रतिपादित किया, ये भी क्या है तो आपका जो है ना गलत है। यहाँ पे क्या हुआ, एंटोनी लॉरेंट लोबेजिए ने परिभाषा को प्रयोग के आधार पर प्रतिपादित किया, ठीक है। और रॉबर्ट बॉयल के अनुसार तत्व वह पदार्थ है जिसके रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अधिकतर सरल पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है, ये भी क्या आपका यहाँ पे गलत है। यहाँ पे क्या होगा, वैज्ञानिक का नाम एंटोनी लॉरेंट लोबेजिए होगा, ठीक है। तब यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। इसलिए क्या है आपका तीनों कथन क्या है तो गलत है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, कोई सही नहीं है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपरमाणुक है, बताइए बहुपरमाणुक जो है ना परमाणु कौन है, बताइए बहुपरमाणुक जो है ना कौन सा है, बताइए। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सल्फर है, क्या है तो सल्फर है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि प्राचीन भारतीय परमाणु सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए 2 कथन दिया, दोनों में से कौन सा कथन सही है, बताइए। प्राचीन भारतीय परमाणु सिद्धांत के बारे में बोल रहा है कि दोनों में से कौन सा कथन सही है।
तो देखिए पहला कह रहा है कि महर्षि कणाद के अनुसार पदार्थ का सूक्ष्मतम कण विभाज्य होता है तथा उसे पुनः विभाजित किया जा सकता है। ये क्या है, तो आपका जो है ना गलत है। दूसरा कह रहा है कि पकुथा कत्यानम ने कहा कि सूक्ष्म कण सदैव स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं और ये विभिन्न पदार्थों का निर्माण नहीं करते हैं। ये भी क्या आपका गलत है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पी होगा कोई भी नहीं, मतलब कोई सही नहीं है, दोनों क्या है तो गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 27 कह रहा है कि रासायनिक नियमों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। रासायनिक नियमों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए 2 कथन दिया, दोनों में से कौन सा कथन सही है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग सदैव परिवर्तित होता रहता है, इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। ये क्या है, तो आपका गलत है। दूसरा कह रहा है कि किसी शुद्ध रासायनिक जो है ना यौगिक में तत्व विभिन्न द्रव्यमान अनुपातों में पाए जाते हैं, जिसे इसे निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं। ये क्या है आपका जो है ना गलत है, ये भी क्या आपका गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों जो है ना गलत हो जाएगा। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, कोई भी सही नहीं है, दोनों क्या है तो गलत है। तो यहाँ पे परिवर्तित नहीं होगा, क्या होगा आप परिवर्तित होगा तब जो है ना आपका सही होगा। और यहाँ पे याद रखिए ना एक शुद्ध रासायनिक यौगिक में तत्व तो हमेशा द्रव्यमानों में जो है ना मतलब क्या निश्चित अनुपात में होता है। क्या होता है, निश्चित अनुपात में होता है। ठीक है, और इसे निश्चित अनुपात का जो है नियम कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा निश्चित अनुपात, इसलिए दोनों क्या है गलत है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यहाँ पे 2 कथन दिया, दोनों में से कौन सा कथन जो है ना आपका सही है, बताइए दोनों में से कौन सा कथन सही है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि प्राउस द्वारा प्रतिपादित द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान सदैव जो है ना अपरिवर्तित रहता है। ये क्या है, तो आपका जो है ना गलत है। ठीक है, यहाँ पे प्राउस द्वारा नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा एंटोनी लॉरेंट लेबोजियर द्वारा होगा। आगे देखिए कह रहा है कि लेबोजियर के निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार शुद्ध रासायनिक यौगिक में तत्व सदैव निश्चित भार अनुपात में उपस्थित रहता है। ये भी क्या आपका जो है ना गलत है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका एक दूसरे के होगा अपोजिट होगा, यहाँ पे जोसेफ जो है ना प्राउस्ट होगा, तब क्या होगा सही होगा। इसलिए क्या है दोनों कथन आपका बिल्कुल जो है ना आपका गलत है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि तत्वों के नाम प्रतीक एवं मानकों को स्वीकृति प्रदान करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो है ना कौन सी, बताइए। कह रहा है कि तत्वों के नाम प्रतीक एवं मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है, बताइए। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना यहाँ पे बी होगा, यूपेक है। क्या है, यूपेक है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 30 में यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। इसमें जो है ना आपका कौन गलत है, मतलब कौन सही सुमेलित नहीं है, बताइए इसमें कौन गलत है। देखिए पहला आपका इलेक्ट्रॉन का बोलेगा आपका जो है जे थॉम्सन है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सुमेलित नहीं मतलब गलत है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का बोलेगा जे थॉम्सन ही क्या है सही है, और प्रोटॉन का बोलेगा तो जो है जेम्स चैडविक क्या है गलत है, और न्यूट्रॉन का बोलेगा तो आपका ई गोल्डस्टीन ये भी क्या है आपका गलत है। तो यहाँ पे जो है ना गलत कौन कौन है, तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2, 3 आपका गलत है, लेकिन 1 नंबर क्या है तो सही है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, प्रोटॉन का खोजकर्ता बोलेगा तो कौन है, ई रदरफोर्ड है, और यहाँ पे आपका न्यूट्रॉन का बोलेगा तो आपका खोजकर्ता कौन है, जेम्स चैडविक है। इसलिए 2, 3 क्या है तब गलत है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 31 कह रहा है कि किसी परमाणु का के और एल कोष भरा है। कह रहा है किसी परमाणु का के और एल कोष जो है ना भरा है, तो उसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है ना क्या होगी, बताइए। कह रहा है किसी परमाणु का के और एल कोष भरा है, तो उसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है ना क्या होगी, बताइए। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा। कितना होगा, तो 10 होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाता है, बताइए। कह रहा है कि परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान, मतलब प्रोटॉन की संख्या क्या है समान है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न है, वो क्या कहलाएगा, बताइए। तो यहाँ पे वो क्या कहलाएगा, समस्थानी। क्या कहलाएगा, समस्थानी कहलाएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। यहाँ बोल रहा है कौन सही सुमेलित है। देखिए यहाँ पे समस्थानिक और यहाँ पे क्या अनुप्रयोग है। तो पहला यूरेनियम का बोलेगा अनुप्रयोग क्या है आपका, परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग करते हैं, क्या है सही है। और कैंसर के उपचार में जो है ना आपका कोबाल्ट का प्रयोग करते हैं, क्या है सही है। और घेघा रोग के इलाज में जो है ना आपका आयोडीन का प्रयोग करते हैं, क्या है आपका सही है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर जो क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो उत्तर होगा ना यहाँ पे सभी हो जाएगा। क्या होगा, तो सभी 1, 2, 3 तीनों क्या है आपका सही कथन है। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में होता है, और कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग होता है, और घेघा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का जो है ना उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 34 का है केनाल रे जो है ना, केनाल रे है क्या है, बताइए। केनाल रे जो है ना क्या है, तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा धनावेशी जो है ना विकिरण है।
चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 कर रहा है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में किसका प्रयोग जो है ना किया गया था, बताइए। कह रहा है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में किसका प्रयोग किया गया था, बताइए। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका ए होगा, तेज गति से चल रहे अल्फा कणों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 36 का, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक जो है नहीं है, बताइए। हाइड्रोजन का समस्थानिक कौन नहीं है, बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका ड्यूटेरियम है, प्रोटियम है, ट्राइटियम है, लेकिन आपका रेडियम क्या है, तो आपका नहीं है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 का है कि नाभिकीय भौतिकी का जनक किस वैज्ञानिक को जो है ना कहा जाता है, बताइए। नाभिकीय भौतिकी का जनक जो है ना किस वैज्ञानिक को कहा जाता है। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ई रदरफोर्ड को कहा जाता है। चलिए आगे देखिए करा नील्स बोर के परमाणु मॉडल की मुख्य अवधारणा जो है ना किस पर आधारित है, बताइए। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, ऊर्जा के विभक्त स्तर पे क्या है, तो आधारित है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है सूची 1 में, और क्या है, सूची 2 को मिलान करना है। देखिए रॉबर्ट हुक जो है ना किसका खोज किया था, तो रॉबर्ट हुक बोलेगा तो आपका जो है ना कोशिका की खोज किया था रॉबर्ट हुक। और जे ई पुरकिंजे जो है ना किसका खोज किया था, जीव द्रव्य का खोज जो है ना आपका जे ई पुरकिंजे किया था। और रॉबर्ट ब्राउन बोलेगा तो आपका जो है ना केंद्र का खोज किया था, ठीक है। और बात करें विर्चो जो है ना किसका खोज के कोशिका सिद्धांत का जो है ना किसने दिया, कोशिका सिद्धांत विर्चो ने दिया। तो रॉबर्ट हुक बोलेगा तो क्या होगा, रॉबर्ट हुक बोलेगा तो आपका हो जाएगा कोशिका की खोज। और जे पुरकिंजे बोलेगा तो जीव द्रव। और बात करें कि रॉबर्ट ब्राउन बोलेगा केंद्रक, विर्चो बोलेगा तो कोशिका सिद्धांत। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, 3 4 1 2 किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 का है कि निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव है, बताइए। एक कोशिकीय जीव यहाँ पे कौन सा है, बताइए। यहाँ पे कूट दिया हुआ है, एक कोशिकीय जीव कौन सा है। तो बात करें कोशिकीय जीव जो है ना आपका अमीबा भी है, कैलाडीमोनास भी है, और आपका पैरामीशियम भी है, और आपका बैक्टीरिया भी है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा सभी 1 2 3 4। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 का है कि पौधे के मूल द्वारा जल का अवशोषण उदाहरण है, क्या है, बताइए। पौधे के मूल द्वारा जल का अवशोषण उदाहरण है कौन सा, बताइए। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा प्रसरण का, क्या है, प्रसरण का है, ठीक है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 का है कि प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, किसकी बनी होती है, बताइए। प्लाज्मा झिल्ली जो है ना किसकी बनी होती है। तो प्लाज्मा झिल्ली आपका जो है ना कार्बनिक अणुओं से जो है ना बना होता है, क्या होता है, कार्बनिक अणुओं से बना होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 43 का है कि क्रोमोसोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। क्रोमोसोम के बारे में बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 3 कथन दिया है, तो इनमें से कौन सा कथन जो है ना असत्य है, बताइए। कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए पहला कह रहा है क्रोमोसोम के बारे में, कह रहा है एक केंद्रक में पाए जाते हैं, क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है कि इनमें अनुवांशिक गुणों की सूचना होती है, ये भी क्या आपका सही है। और तीसरा कह रहा है ये डीएनए एवं प्रोटीन के बने होते हैं, ये भी क्या आपका सही है। तो यहाँ पे तीनों कथन सही है, गलत कोई नहीं है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 का है कि गोल्जी उपकरण के कार्य हैं। यहाँ पे 3 देखिए कार्य दिया, बताइए इसमें कूट में बताइए कौन सा होगा, बताइए। कह गोल्जी उपकरण के यहाँ पे देखिए 3 कार्य आपका दिया, और तीनों में से कौन सा कार्य है, बताइए क्या होगा। गोल्जी उपकरण के बारे में बोल रहा है कि कौन सा कार्य है। तो देखिए पहला कार्य इसके द्वारा अंतर्द्रवी जलिका से संश्लेषित पदार्थ पैक किए जाते हैं, क्या है, सही है। दूसरा कार्य कुछ परिस्थितियों में समान शक्कर से जटिल शक्कर बनाता है, ये भी क्या कार्य सही है। और तीसरा कार्य इसके द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है, ये भी क्या है, कार्य सही है। तो हाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना यहाँ पे डी होगा, उपयुक्त में सभी क्या है, तो कार्य है गोल्जी उपकरण का, ठीक है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 देखिए यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। पहला देखिए यहाँ पे क्या है, लाइसोसोम। लाइसोसोम का जो काम है ना क्या है, बताइए। तो लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, आत्मघाती जो है ना थैली बोलते हैं। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, आत्मघाती थैली बोलते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को जो है ना यहाँ पे कहते हैं कोशिका का ऊर्जागृह। और प्लास्टिड का क्या बोलते हैं, प्लास्टिड को जो है ना आपका केवल पादप कोशिका में उपस्थित बोलते हैं। और गोल्जी उपकरण का बोलेगा तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, आपका लाइसोसोम का निर्माण बोलते हैं। यहाँ उत्तर क्या होगा, 3 1 4 2। 3 1 4 2 किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 46 का है कि इनमें से किस में अपना डीएनए एवं राइबोसोम होता है, बताइए। इनमें से किस में अपना डीएनए एवं राइबोसोम होता है। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए राइबोसोम, डीएनए और राइबोसोम पूछा है ना। तो यहाँ पे डीएनए और राइबोसोम बोला है, तो यहाँ पे आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। यहाँ पे लाइसोसोम क्या है, तो नहीं है। और यहाँ पे प्लास्टिड है, तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ए और सी दोनों। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47 का है कि निम्नलिखित कथनों पे विचार करें। यहाँ पे असत कथन बोल रहा है कि असत कथन जो है ना कौन सा है। यहाँ पे देखिए दो कथन दिया और दोनों को पढ़िए, बताइए दोनों में से कौन सा कथन असत्य है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कथन कह रहा है ना कि समसूत्री विभाजन में 4 नई कोशिकाएँ बनती है, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। समसूत्री में जो है ना आपका 4 नहीं 2 कोशिकाएँ बनता है।
और दूसरा करा कि अर्धसूत्री विभाजन में 2 समरूप संतरी कोशिकाएँ बनती है, ये भी क्या आपका गलत है। सूत्री में जो है ना 2 नहीं क्या होता 4 होगा, क्या होगा 4 होगा। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 1 और 2 दोनों क्या है, गलत है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 का रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे 3 कथन दिया है, तीनों में से कौन सा कथन असत्य है, बताइए। तीनों में से कौन सा कथन असत्य है, बताइए। तो देखिए पहला करा कि प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं, क्या है, सही है। दूसरा करा कि सभी कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग जो है ना पाए जाते हैं, ये भी क्या आपका सही है। और तीसरा करा कि प्रत्येक कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है, ये भी क्या आपका सही है। तो यहाँ पे गलत कोई नहीं है, तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा। उपरोक्त में से कोई गलत नहीं, तीनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49 करा अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीव जिस प्रक्रिया द्वारा बाहरी वातावरण में अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे क्या कहा जाता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीव जिस प्रक्रिया द्वारा बाहरी वातावरण से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, एंडोसाइटोसिस। क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस कहते हैं। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 50 का रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए आपका 3 कथन दिया, तीनों में से कौन सा कथन जो है ना आपका सही है, बताइए। तीनों में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला कह रहा है कि पादप कोशिका भित्ति मुक्ता प्रोटीन की बनी होती है, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। पादप कोशिकाओं में जो है ना प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है, और पादप कोशिका जो है ना मुख्य रूप से जो है ना आपका सेलुलोज का बनाता है, किसका बनाता है, सेलुलोज का बनाता है, इसलिए 1 नंबर क्या है, तो गलत है। दूसरा करा कि जीव द्रव कुचन में कोशिका का आकार बढ़ जाता है, ये क्या है, तो गलत है। और तीसरा करा कि सेलुलोज पौधे को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है, ये क्या है, सही है। तो यहाँ पे केवल जो है ना आपका सी मतलब केवल 3 आपका क्या है, तो सही है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। यहाँ पे उत्तक है और यहाँ पे क्या है, पादप के भाग है, इसमें बोल रहा है कौन सुमेलित है। देखिए पहला कह रहा है कि शीर्षस्थ विभेदक बोलेगा तो तने की परिधि या मूल वृद्धि है, ये क्या है, तो गलत है। दूसरा है अंतःवृष्ट विभेदक बोलेगा तो पौधे में पर्व संधियों के पास है, ये क्या है, तो सही है। और तीसरा बात करें पार्श्व विभेदक का क्या होगा, तो यहाँ पे आपका जड़ों तथा तनों में वृद्धि वाले भाग होगा, ये क्या है, तो आपका ये भी जो है ना आपका गलत है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कूट में दिया और यहाँ पे केवल क्या है, तो केवल आपका जो है ना यहाँ पे आपका केवल 2 क्या है, तो सही, लेकिन 1 और 3 क्या है, तो गलत है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 52 करा कि विशिष्ट कार्य करने हेतु अस्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया क्या कहलाती है। विशिष्ट कार्य करने हेतु अस्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया जो है ना क्या कहलाती है। विशिष्ट कार्य करने हेतु अस्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया क्या कहलाती है। तो यहाँ पे जो है ना आपका विभेदीकरण क्या कहलाता है, विभेदीकरण कहलाता है। नेक्स्ट है करण इनमें से कौन सरल अस्थायी उत्तक के उदाहरण है, बताइए। सरल अस्थायी उत्तक के जो उदाहरण है ना कौन कौन है, बताइए। क्या है, सरल अस्थायी उत्तक के जो उदाहरण है कौन है, पेरेनकाइमा है, और यहाँ पे कोलेनकाइमा है, और यहाँ पे आपका क्लोरोनकाइमा है, और यहाँ पे आपका जाइलम नहीं होगा, और आपका फ्लोएम भी नहीं होगा, यहाँ पे आपका एरेनकाइमा होगा। तो उत्तर क्या होगा, तो 1 2 3 6 किसमें, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 54 का निम्न कथनों में सत कथन का चयन करें। सत कथन इसमें से कौन सा, बताइए। यहाँ पे 3 कथन दिया, तीनों में से कौन सा कथन सत्य है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कथन कह रहा है कि बाष्पोत्सर्जन की क्रिया अस्टोमेटा द्वारा होता है, क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है कि जाइलम केवल जल का ऊर्ध्वाधर संवहन करता है, क्या है, तो गलत है। तीसरा कह रहा है कि फ्लोएम खनिज लवण एवं भोजन को पौधे विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, ये भी क्या आपका गलत है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा केवल 1 आपका जो है ना सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 55 कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। इसमें सही सुमेलित इसमें जो है ना कौन सा, बताइए। यहाँ पे देखिए पहला क्या है, क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा का काम क्या है, तो आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का क्या आपका सही है, और क्लोरेकाइमा। और दूसरा क्या है, कोलेनकाइमा का जो काम है पौधे में लचीलेपन का गुण है, सही है। और तीसरा स्क्लेरेनकाइमा का क्या है, आपका पौधे कठोर एवं मजबूत है, क्या है, सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। उसमें सभी कथन क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 56 कर रहा है कि मानव हृदय की पेशी कोशिकाएँ कैसी होती है, बताइए। मानव हृदय की पेशी कोशिकाएँ जो है ना कैसी होती है, बताइए। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, बेलनाकार शाखित एवं क्या होगा, केंद्रकीय होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 57 करा उत्तक के संबंध में सत कथन का चयन करें। उत्तक के संबंध में सत कथन का चयन करें। यहाँ पे देखिए 2 कथन दिया और यहाँ पे कूट दिया, बताइए इसमें सत कथन कौन सा है। उत्तक के बारे में बोल रहा है कि सत कथन कौन सा है, बताइए।
तो देखिए पहला कह रहा है ऊतक के बारे में, कह रहा है एक कोशिकाओं का एक विशिष्ट समूह होता है, क्या है सही है। दूसरा कह रहा है रक्त फ्लोएम एवं राइबोसोम ऊतक के उदाहरण है, ये क्या है तो आपका गलत है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा केवल एक आपका जो है ना सही है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 58 कर रहा है पौधों में सहारा प्रदान करने वाले ऊतक प्रायः बने होते हैं, किसके बने होते हैं। पौधों में सहारा प्रदान करने वाले ऊतक प्रायः बने होते हैं, किसके बने होते हैं बताइए। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 59 कर रहा है कि पौधों को लचीलापन एवं यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, कौन बताइए। पौधों को लचीलापन एवं यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, कौन बताइए। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा कोलेनकाइमा, कौन प्रदान करता है कोलेनकाइमा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 60 का है कि नारियल का रेशेयुक्त छिलका बना होता है, किसका बना होता है। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा अस्केलकाइमा का जो है ना अस्केलकाइमा से बना होता है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61 का अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाले ऊतक क्या कहलाते हैं बताइए। अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाले ऊतक क्या कहलाते हैं। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा कंडरा ऊतक जो है ना कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 62 का रहा है कि अस्थि कोशिकाओं जिस कठोर अधात्री से में धसी होती है वह बनी होती है, किसकी बताइए। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा कैल्शियम एवं फास्फोरस की बनी होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 63 का रहा है कि पेशीय ऊतक के विषय में जो है ना यहाँ पे देखिए 3 कथन दिया, तीनों में से कौन सा कथन सही है। पेशीय ऊतक के विषय में दिया हुआ 3 कथन, इसमें तीनों में से कौन सही है बताइए। तो देखिए पहला कथन कर रहा है कि हमारे शरीर में गति के लिए पेशीय ऊतक जिम्मेदार होता है, ये क्या है सही है। दूसरा कह रहा है हृदय की पेशियाँ ऐच्छिक होती जिन्हें हम अपनी इच्छा से नियंत्रित कर सकते हैं, ऐसा क्या है बिल्कुल गलत है। तीसरा कह रहा है कि रेखीय पेशियाँ केवल आहार नली में पाई जाती है, ये भी क्या आपका गलत है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा केवल एक आपका क्या है तो सही है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 64 कर रहा है तंत्रिका ऊतक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। यहाँ पे 3 कथन दिया, तीनों में से कौन सा कथन आपका सही है बताइए। तीनों में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला कह रहा है कि तंत्रिका ऊतक की कोशिकाएं को न्यूरॉन कहा जाता है, क्या है सही है। दूसरा कह रहा है कि प्रत्येक न्यूरॉन में केवल एक डेंड्राइट और अनेक एक्सोन होते हैं, क्या है तो गलत है। तीसरा कह रहा है कि तंत्रिका स्पंदन हमें पेशियों को गति कराने में सहायता करता है, क्या है सही है। तो यहाँ पे आपका जो है ना 1, 3 सही, लेकिन 2 नंबर क्या है तो गलत है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना बी होगा, 1 और 3 क्या है तो सही है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 65 कह रहा है कि दूरी समय ग्राफ का प्रयोग किसे ज्ञात करने में जो है ना किया जाता है बताइए। दूरी समय ग्राफ का प्रयोग किसे ज्ञात करने में किया जाता है। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा चाल को, किसको ज्ञात करने में, चाल को जो है ना ज्ञात करने में किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 66 कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही सम्मिलित है। इसमें सही सम्मिलित बोल रहा है, इसमें सही सम्मिलित जो है ना कौन सा है। तो वेग समय का समीकरण बोलेगा तो 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये क्या है तो गलत है। समय स्थिति समीकरण का बोलेगा तो v बराबर u प्लस at है, ये भी क्या आपका गलत है। और वेग स्थिति समीकरण का बोलेगा तो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये भी क्या आपका गलत है। तो याद रखिए ना कि वेग समय का समीकरण बोलेगा तो यहाँ पे हो जाएगा v बराबर u प्लस at होगा, क्या होगा वेग समय समीकरण बोलेगा तो v प्लस u प्लस at हो जाएगा। और समय स्थिति का समीकरण बोलेगा तो यहाँ पे आपका जो है ना s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर हो जाएगा। और वेग स्थिति समीकरण का बोलेगा तो 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे कोई भी सही नहीं है, तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, विच में से कोई नहीं। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि वृत्तीय पथ पर दौड़ते एथलीट की गति होती है, कैसी होती है। वृत्तीय पथ पर दौड़ते एथलीट की गति होती है, कैसी बताइए। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा त्वरित गति होती है, क्या होती है त्वरित गति होती है। नेक्स्ट है कह रहा है कि स्वचालित वाहनों में दूरी मापक यंत्र को जो है ना क्या कहते हैं बताइए। स्वचालित वाहनों में दूरी मापक यंत्र को क्या कहते हैं। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ए होगा, ओडोमीटर, क्या कहते हैं ओडोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 69 कह रहा है एक समान वेग हेतु समय ग्राफ प्रदर्शित करता है, किसको बताइए। एक समान वेग हेतु वेग समय ग्राफ प्रदर्शित करता है, किसको बताइए। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा विस्थापन, क्या होगा विस्थापन होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि सभी असमान त्वरित गतियों हेतु वेग समय ग्राफ जो है ना कैसा होता है बताइए। सभी असमान त्वरित गतियों हेतु वेग समय ग्राफ कैसा होता है। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा किसी भी आकृति का होता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 71 कह रहा है निम्नलिखित में से सत कथन की पहचान करें। इसमें सत कथन जो है ना कौन सा है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर क्या है 2as है। और ये क्या है गति का जो है ना समीकरण है, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 72 कह रहा है
कह रहा है कि त्वरण त्वरण की अवधारणा के संदर्भ में जो है ना यहाँ पे 3 कथन दिया है, तीनों में से सही कथन कौन सा है बताइए। त्वरण की अवधारणा के संदर्भ में 3 कथन यहाँ पे दिया हुआ, तीनों में से कौन सा कथन त्वरण की अवधारणा के बारे में क्या है तो सही है। तो पहला कह रहा है त्वरण के बारे में, कह रहा है समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है, क्या है बिल्कुल सही है। समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, क्या है सही है। दूसरा कह रहा है कि यदि वस्तु का वेग घट रहा है तो त्वरण धनात्मक होता है, क्या है सही है। और तीसरा कह रहा है कि त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, क्या आपका जो है ना गलत है। त्वरण का ऐसा ही मात्रक बोलेगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, यहाँ पे क्या होगा स्क्वायर होगा, तब क्या होगा सही होगा। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका ए होगा। केवल 1 और 2 क्या है आपका सही है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे 1 और 2 मतलब 3 नंबर गलत है, 1 और 2 क्या है सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 73 का रहा है, एक समान वृत्तीय गति के संदर्भ में यहाँ पे 3 कथन दिया और एक समान वृत्तीय गति के बारे में बोल रहा है, तीनों में से कौन सा कथन सही है बताइए, कौन सही है। तो देखिए पहला कह रहा है कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति को त्वरित गति माना जाता है, ये क्या है तो गलत है। दूसरा कह रहा है वृत्तीय पथ पर गति करती वस्तु के वेग की दिशा हर बिंदु पर बदलती रहती है, क्या है सही है। तीसरा कह रहा है कि एथलीट का एक वृत्तीय पथ पर दौड़ना एक समान रेखीय गति का उदाहरण है, ये क्या है तो गलत है। तो यहाँ पे केवल आपका 2 सही है, तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, केवल 2 आपका क्या है सही है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 74 का रहा है कि यहाँ पे देखिए अभी कथन ए है और कारण आर है, दोनों को पढ़िए, इसमें कौन सही है कौन गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है अभी कथन ए कह रहा है कि भारी वस्तुओं का जड़त्व कम होता है, क्या है बिल्कुल गलत है। दूसरा कह रहा है किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है, ये क्या है तो सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना डी होगा, ए गलत है परंतु आर क्या है तो सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 75 का रहा है कि तीक्ष्ण मोड़ पर मोटर कार में बैठा व्यक्ति एक ओर झुक जाता है, क्यों बताइए। कह रहा है तीक्ष्ण मोड़ पर मोटर कार में बैठा व्यक्ति एक ओर झुक जाता है, क्यों बताइए। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, जड़त्व के कारण। किस कारण, जड़त्व के कारण। नेक्स्ट है क्षेत्ररक्षक तेज गति से आ रही गेंद को लपकते समय हाथ पीछे खींचता है, क्यों बताइए। क्षेत्ररक्षक तेज गति से आ रही गेंद को लपकते समय हाथ पीछे खींचता है, क्यों बताइए। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, संवेग परिवर्तन की दर घटाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। यहाँ पे देखिए गति का प्रथम नियम बोलेगा तो क्या मिलता है बताइए। तो गति का प्रथम नियम बोलेगा तो बल की परिभाषा होगा, और संवेग बोलेगा तो यहाँ पे आपका जो है ना वेग एवं द्रव्यमान का गुणनफल होगा, और गति का द्वितीय नियम बोलेगा तो यहाँ पे बल का परिमाण हो जाएगा, और गति का तृतीय नियम बोलेगा तो यहाँ पे आपका क्रिया एवं प्रतिक्रिया एक्शन रिएक्शन हो जाएगा। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, 4 3 1 2 किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 78 का रहा है कि 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 2 सेकेंड के लिए एक बल कार्य करता है, तो बस जो वस्तु का वेग 3 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर जो है ना 7 मीटर प्रति सेकंड तक कर देता है, तो बल का मान क्या होगा। तो बल का जो मान होगा ना यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 10 न्यूटन होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 79 का रहा है कि वस्तु का वह गुण जिससे वो अपनी अवस्था परिवर्तन कर विरोध करती है, क्या कहलाता है। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, जड़त्व। क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 80 का रहा है, गति के द्वितीय नियम के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। यहाँ पे 3 कथन दिया और तीनों में से असत कथन जो है ना कौन सा है बताइए। गति के द्वितीय नियम के बारे में बोल रहा है कि असत कथन इसमें कौन सा है बताइए, क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है गति के द्वितीय नियम के बारे में कह रहा है बल मापने की विधि प्राप्त होती है, सही है। दूसरा कह रहा है यह वस्तु में उत्पन्न वेग एवं द्रव्यमान का गुणनफल होता है, क्या है तो गलत है। और तीसरा कह रहा है एफ बराबर मतलब फोर्स बराबर एम ए का जो है ना एम ए बल का व्यंजक है, क्या है सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, असत पूछाने तो क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ए होगा, केवल 2 आपका गलत है, लेकिन 1 और 3 क्या है तो सही है। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि हम बल का मात्रक इस प्रकार लेते हैं कि स्थिरांक के का मान 1 हो जाता है। इस इकाई बल को उस मात्रा के रूप में परिभाषित करते हैं कि 1 केजी द्रव्यमान वाली किसी वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करते हैं, अर्थात 1 इकाई बल बराबर जो है ना आपका क्या होगा, तो केजी 1 केजी गुना 1 मीटर पर सेकंड जो है ना स्क्वायर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 81 का रहा है कि क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल लगाता है सदैव, क्या बताइए। क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल जो है ना सदैव लगता है, क्या बताइए। क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल लगता है सदैव, क्या बताइए किस दिशा में लगता है। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 2 भिन्न वस्तुओं पर जो है ना परंतु विपरीत दिशा में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 82 का रहा है कि दुग्धमापी किस सिद्धांत पर आधारित है, बताइए। दुग्धमापी जो है ना किस सिद्धांत पर आधारित है। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर क्या है तो आधारित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 83 का रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 3 कथन दिया, तीनों में से कौन सा कथन जो है ना आपका सही है, बताइए। तीनों में से कौन सा कथन सही है।
तो देखिए पहला कथन कह रहा है कि घर्षण बल सदैव वस्तु की गति अथवा गति की प्रवृत्ति के विपरीत दिशा में कार्य करता है, क्या है सही है। घर्षण बल जो है ना सदैव वस्तु की गति अथवा गति की प्रवृत्ति के विपरीत दिशा में कार्य करता है, सही है। दूसरा कह रहा है कि घर्षण बल केवल गतिशील वस्तुओं पर ही कार्य करता है, ये भी आपका क्या है तो गलत है। घर्षण बल बोला केवल गतिशील वस्तुओं पर कार्य करता है, ये क्या है गलत है। और तीसरा कह रहा है कि यदि घर्षण अनुपस्थित हो तो फर्श पर लुढ़कती गेंद लंबे समय तक गति करती रह सकती है, क्या है सही है। तो यहाँ पे 1, 3 सही, लेकिन 2 नंबर क्या है तो गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, केवल 1 और 3 क्या है सही है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 84 कर रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 3 कथन दिया, तो इनमें से कौन सा कथन सही है, बताइए तीनों में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला कथन कर रहा है कि समान बल की स्थिति में द्रव्यमान बढ़ने पर वस्तु का त्वरण जो है ना कम हो जाता है, ये क्या है सही है। दूसरा कह रहा है यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो समान बल के लिए उसका त्वरण दोगुना हो सकता है, क्या है सही है। और तीसरा कह रहा है कि त्वरण लगाए गए बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्या आपका गलत है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा केवल 1 और 2 क्या है तो सही है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि क्या होता है जब वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर जो है ना गिरती है। क्या होता है जब वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है, बताइए। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है तो पृथ्वी पर इसका भार जो है ना कितना होगा। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा 98 न्यूटन होगा। नेक्स्ट है कह रहा है उत्प्लावन बल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। यहाँ पे 2 कथन दिया, दोनों में से सत कथन कौन सा, बताइए उत्प्लावन के बारे में, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि उत्प्लावन बल के बारे में कह रहा है यह वस्तु पर नीचे की ओर लगता है, क्या है तो गलत है। दूसरा कह रहा है इसका परिणाम तरल के घनत्व पर निर्भर करता है, क्या है सही है। यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा केवल 2 आपका जो है ना सही है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि लोहे की कील पानी में डूब जाती है, क्यों, बताइए। लोहे की कील पानी में डूब जाती है क्यों। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा उत्प्लावन बल कम होने के कारण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 89 कह रहा है कि हाइड्रोमीटर से मापा जाता है, क्या मापा जाता है। तो हाइड्रोमीटर से जो है ना द्रवों का घनत्व मापते हैं, क्या मापते हैं द्रवों का घनत्व मापते हैं। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि गिरता से पृथ्वी की ओर गति करता है परंतु पृथ्वी सेब की ओर गति नहीं करती है, क्यों, बताइए। कह रहा है गिरता से पृथ्वी की ओर गति करता है परंतु पृथ्वी सेब की ओर गति नहीं करती है, क्यों, बताइए। तो 90 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा पृथ्वी की अपेक्षा सेब का द्रव्यमान नगण्य होने के कारण। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 91 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 3 कथन दिया है, तो इनमें से कौन सा कथन जो है ना आपका सही है, बताइए तीनों में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला कह रहा है कि किसी सतह पर लंबवत लगने वाले कुल बल को प्रणोद कहा जाता है, क्या है सही है। दूसरा कह रहा है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद दाब कहते हैं, ये भी क्या आपका जो है ना सही है। और तीसरा कह रहा है कि समान बल की स्थिति में क्षेत्रफल बढ़ाने पर दाब भी बढ़ जाता है, क्या आपका गलत है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, केवल 1 और 2 क्या है तो आपका सही है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 92 कह रहा है निम्न कथनों पर विचार करें। यहाँ पे तीनों कथन दिया, तीनों में से असत कथन कौन सा है, बताइए तीनों में से असत कथन कौन सा है। तो देखिए पहला कह रहा है कि बल की दिशा में किया कार्य ऋणात्मक होता है, ये क्या है बिल्कुल जो है ना गलत है, ठीक है। और दूसरा कह रहा है बल की विपरीत दिशा में किया कार्य ऋणात्मक होता है, क्या आपका सही है। और तीसरा कह रहा है कार्य कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, क्या है बिल्कुल जो है ना गलत है। यहाँ पे क्या है, नहीं सॉरी ये आपका जो है ना गलत, हाँ सही है। यहाँ पे 2 नंबर सही, लेकिन 1 और 3 जो है ना गलत है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा केवल 1 और 3 गलत है, लेकिन 2 नंबर क्या है तो आपका सही है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 93 कह रहा है। यहाँ पे देखिए मिलान करने बोला, सही सुमेलित कीजिए। बताइए कार्य का जो है ना क्या होगा, बताइए कार्य का जो है ना क्या होगा। तो कार्य का क्या हो जाएगा, तो बल एवं विस्थापन का गुणनफल हो जाएगा, ठीक है। और गतिज ऊर्जा का बोलेगा तो क्या होगा, गतिज ऊर्जा का बोलेगा तो यहाँ पे आपका जो है ना यहाँ हो जाएगा आपका वस्तु में गति के कारण संचित ऊर्जा। और आपका स्थिर ऊर्जा का बोलेगा तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, तो यहाँ पे स्थिर ऊर्जा का बोलेगा तो विन्यास में परिवर्तन कारण प्राप्त ऊर्जा हो जाएगा। और शक्ति का बोलेगा तो यहाँ पे ऊर्जा उत्पादन की दर हो जाएगा। तो उत्तर क्या होगा, 2, 3, 4 एक किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 94 कर रहा है ऊर्जा संरक्षण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे 3 कथन दिया ऊर्जा संरक्षण के बारे में, बताइए इसमें सत कथन कौन सा है, बताइए ऊर्जा संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे 3 कथन दिया, तीनों को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला कह रहा है कि इसके अनुसार ऊर्जा का केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो सकता है, ये क्या है सही है। दूसरा कह रहा है रूपांतरण के पश्चात कुल ऊर्जा सदैव अचर रहती है, क्या है सही है। और तीसरा कह रहा है ऊर्जा उत्पादन की जा सकती परंतु विनाश जो है ना संभव नहीं है, क्या आपका गलत है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, केवल 1 और 2 क्या है सही है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 95 का है कि 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया है, तो इस वस्तु में विद्यमान ऊर्जा कितनी होगी बताइए। यहाँ पे जी का मान दिया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, बताइए। तो 95 का जो सही उत्तर होगा ना, यहाँ पे देखिए वस्तु का द्रव्यमान कितना 10 kg, विस्थापन कितना 6 मीटर, और गुरुत्व त्वरण बोलेगा तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। और आपका जो है ना यहाँ पे इसे ऊर्जा निकालना है, तो यहाँ पे क्या हुआ निकालिएगा तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आपका mgh होता है ना, mgh बराबर 10 की गुना कीजिएगा तो यहाँ पे आएगा आपका इसी ऊर्जा का जो मान होगा यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा 588 जो है ना जूल होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 96 का है कार्य करने के लिए आवश्यक दशा क्या है बताइए। कार्य करने के लिए आवश्यक दशा क्या है, तो कार्य करने के लिए आवश्यक दशा बोलेगा तो वस्तु पर बल लग रहा हो, सही है। दूसरा आपका वस्तु विस्थापित हो रही हो, सही है। और तीसरा आपका वस्तु के आकार में परिवर्तन हो रहा हो, क्या है, नहीं होगा। और वस्तु की दिशा में परिवर्तन हो रहा है, क्या होगा, नहीं होगा। उत्तर क्या होगा 1 और 2 होगा। यहाँ पे कूट में आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ये होगा केवल 1 और 2। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 97 का रहा है कि निम्न में से किन भौतिक राशियों का मात्रक जो है ना समान होता है। निम्न में से किन भौतिक राशियों का मात्रक समान होता है, किसका होता है बताइए। तो 97 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कार्य और ऊर्जा का। किसका होता है, कार्य और ऊर्जा का। चलिए आगे देखिए ऊर्जा संरक्षण के नियम को प्रयोगात्मक रूप से जो है ना किसने सत्यापित किया बताइए। तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने प्रस्तावित किया। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 99 का रहा है गुरुत्वीय बल द्वारा किए कार्य के संबंध में सत कथन का जो है ना चयन करे। गुरुत्वीय बल के द्वारा बोल रहा है कि इसमें सत कथन का चयन करे। इसमें सत कथन जो है ना कौन सा है बताइए, सत कथन इसमें कौन सा है। तो देखिए पहला करा है यह वस्तु के यह जो है ना यह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ये क्या है, तो आपका जो है ना सही है। दूसरा करा यह ऊर्ध्वाधर ऊंचाई पर निर्भर करता है, ये क्या आपका सही है। और तीसरा करा है कि यह ऊर्ध्वाधर ऊंचाई एक वस्तु द्वारा तय की गई वो रास्ते पर निर्भर करता है, क्या आपका गलत है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा केवल 1 और 2 क्या है, सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 100 का रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 3 कथन दिया, तीनों में से कौन सा कथन सही है बताइए। तीनों में से कौन सा कथन जो है ना आपका सही है बताइए। देखिए पहला कह रहा है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थिर ऊर्जा का योग उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है, क्या है, सही है। दूसरा कह रहा मुक्त रूप से गिरती वस्तु नीचे आते समय स्थिर ऊर्जा घटती तथा गतिज ऊर्जा बढ़ती है, क्या है, सही है। और तीसरा कह रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा केवल गतिशील वस्तुओं में पाई जाती है, क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा केवल 1 और 2 क्या है, सही है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 101 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 3 कथन दिया, तीनों में से कौन सा कथन जो है ना आपका सही बताइए। तीनों में से कौन सा कथन सही है बताइए, क्या होगा बताइए। तो देखिए पहला कथन कर रहा है विद्युत बल में विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण प्रकाश तथा उष्मीय ऊर्जा दोनों में होता है, क्या है, सही है। विद्युत बल में विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण प्रकाश तथा उष्मीय ऊर्जा दोनों में होता है, क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये भी क्या है, कब का सही है। और तीसरा कह रहा है उसमें विद्युत संयंत्र में रासायनिक ऊर्जा का सीधा रूपांतरण प्रकाश ऊर्जा में होता है, क्या आपका गलत है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा केवल 1 और 2 क्या है, तो सही है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 102 का रहा है। यहाँ पे देखिए अभी कथन ए है और कारण आर है, दोनों को पढ़िए बताइए इसमें कौन सा कथन सही है कौन गलत है। देखिए पहला कह रहा है कि अभी कथन ए कह रहा है ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है, क्या आपका गलत है। ध्वनि तरंगे जो है अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, इसलिए 1 नंबर क्या है, तो गलत है। और कारण आर कह रहा है कि इसमें इसके माध्यम के कण स्थान परिवर्तन नहीं करते हैं बल्कि विरामावस्था से आगे पीछे दोलन करते हैं, ये क्या है, सही है। यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना यहाँ पे डी होगा, ए असत्य है परंतु आर क्या है, तो सत्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 103 का रहा है कि निम्न कथनों में से असत कथन की पहचान करें। यहाँ पे 2 कथन दिया, दोनों में से असत कथन जो है ना कौन सा है। तो देखिए पहला कह रहा है कि एकल आवृत्ति को ध्वनि का स्वर कहते हैं, क्या आपका गलत है। दूसरा कह रहा है अनेक आवृत्तियों वाले में से ध्वनि को टोन कहते हैं, ये भी क्या आपका गलत है। यहाँ पे एक दूसरे को अपोजिट हो जाएगा तब क्या होगा, सही होगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना सी होगा 1 और 2 दोनों क्या है, तो गलत है, ठीक है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 104 का रहा मिलान करने बोल रहा माध्यम और यहाँ पे क्या है ध्वनि की 4 मीटर प्रति सेकंड है, बोल रहा है इसमें कौन सम्मिलित नहीं है। देखिए पहला जो है ना यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहला आपका आंसू जल का बोलेगा तो यहाँ पे 198 है, ये क्या है, तो आपका सही है, ठीक है। और फ्लिंट कांच का बोलेगा 4700 है, ये क्या आपका जो है ना गलत है। फ्लिंट कांच का बोलेगा 4700 नहीं होता है, कितना होता है आपका 3980 होता है, इसलिए 3 नंबर क्या है, तो गलत है। वायु का बोलेगा 346 होता है, सही है। लोहा का बोलेगा 5950 होता है, सही है। तो यहाँ पे गलत क्या है, ऑप्शन नंबर बी गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 105 का रहा है कंसर्ट हॉल एवं सिनेमा हॉल की छतें वक्राकार क्यों बनाई जाती है बताइए। कंसर्ट हॉल एवं सिनेमा हॉल की छतें वक्राकार क्यों बनाई जाती है। 105 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, ध्वनि हॉल के सभी भागों में जो है ना पहुँच सके, ठीक है।
चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 106 कह रहा है कि निम्न में से कौन 25 किलो हर्ट्ज तक ध्वनि जो है ना सुन सकता है। तो निम्न में से कौन 25 किलो हर्ट्ज तक ध्वनि सुन सकता है। तो यहाँ पे जो है ना आपका यहाँ पे कुत्ता भी सुन सकता है और यहाँ पे 5 वर्ष से कम आयु के बच्चा सुन सकता है, गैंडा नहीं सुन सकता है। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है करा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यहाँ पे 3 कथन दिया है, तो इनमें से सत्य कथन कौन सा है बताइए। तो देखिए पहला करा कि डॉल्फिन एवं पोर्पोइज पराध्वनि उत्पन्न करते हैं, क्या है, सही है। दूसरा करा राइनोसिरस 5 हर्ट्ज तक की आवृत्ति का प्रयोग करता है, क्या है, सही है। और तीसरा करा कि वेल तथा हाथी अश्रव ध्वनि उत्पन्न करता है, क्या है, सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, उसमें सभी कथन क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 108 करा कि श्रवण सहायक युक्तियों के संबंध में निम्न कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। यहाँ पे 3 कथन दिया और श्रवण सहायक के बारे में बोल रहा है कि सत कथन इसमें से जो है ना कौन सा है बताइए, सत कथन कौन सा है। तो देखिए पहला कथन कह रहा है कि इसमें एक माइक्रोफोन, एक एम्पलीफायर व स्पीकर होता है, क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है एम्पलीफायर ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में बदल सकता है, क्या है, तो गलत है। और तीसरा कह रहा है कि माइक्रोफोन विद्युत संकेतों को प्रवर्धित कर सकता है, क्या है, आपका गलत है। यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, केवल एक आपका क्या है, तो सही है। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें पराध्वनि, बोला कि पराध्वनि का प्रयोग किया जाता है, बताइए। कह रहा है कि पराध्वनि का उपयोग जो है ना किसमें किया जाता है। तो देखिए पहला कह रहा है कि धातु के ब्लॉकों में दरारों एवं अन्य दोषों को पता लगाने में किया जाता है, क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है इको कार्डियोग्राफी ईसीजी में किया जाता है, ये भी क्या आपका सही है। और ट्यूमर का पता लगाने में आपका पराध्वनि का उपयोग करते भी क्या आपका सही है। और चौथा कह रहा है पित्ताशय की पथरी को बारीक कणों को तोड़ने में करते क्या है, तब गलत है। यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना सी होगा, केवल 1, 2, 3 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 110 कह रहा है कि ध्वनि तरंगों के संबंध में निम्न कथनों पे जो है ना विचार करें। यहाँ पे देखिए 3 कथन दिया, तीनों में से सत कथन कौन सा है बताइए। ध्वनि तरंगों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, इसमें सत कथन कौन सा है बताइए, क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि यह माध्यम के कणों की गति द्वारा अभिलक्षित होती है, क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है ये आंतरिक तरंग है, क्या है, सही है। और तीसरा कह रहा है ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, क्या आपका गलत है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, केवल 1 और 2 क्या है, सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 111 कह रहा है कि ध्वनि के संबंध में कितने कथन जो है ना सत्य है। ध्वनि के संबंध में कितने कथन सत्य है बताइए, क्या होगा, बताइए क्या होगा। ध्वनि के संबंध में कितने कथन सत्य हैं बताइए। तो देखिए पहला कथन कह रहा है कि संपीड़न और विरलन ध्वनि तरंग बनाते हैं, क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है कि विरलन उच्च दाब और संपीड़न निम्न दाब का क्षेत्र होता है, क्या है, गलत है। विरलन जो है ना आपका निम्न दाब का क्षेत्र है और संपीड़न बोलेगा तो उच्च दाब का क्षेत्र है, इसलिए 2 नंबर क्या है, तो गलत है। और तीसरा कह रहा है कि ध्वनि का संचरण घनत्व परिवर्तन के रूप में देखा जाता है, यहाँ पे क्या है, सही है। तो यहाँ पे केवल 2 आपका क्या है, तो सही है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, केवल 2 कथन क्या है यहाँ पे जो है ना आपका सही है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 112 कह रहा है कि ध्वनि की प्रबलता एवं मृदुता किससे ज्ञात की जाती है बताइए। ध्वनि की प्रबलता मृदुता जो है ना किससे ज्ञात की जाती है। तो 112 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, आयाम से। किससे ज्ञात की जाती है, आयाम से। नेक्स्ट है कि किसी माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल क्या होती है। तो किसी माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि का जो चाल होता है ना क्या होता है, तो बढ़ जाता है, क्या होता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट है कि हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग कितने समय तक जो है ना बनी रहती है। 114 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 0.1 सेकेंड तक बना रहता है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 115 कह रहा है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने हेतु अवरोधक एवं स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, कितना। तो 115 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, 17.2 है ना आपका 2 मीटर। नेक्स्ट है कह रहा है कि बड़े खाली सभा कक्षों में ध्वनि अवशोषक पदार्थ क्यों लगाए जाते हैं बताइए। 116 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अनुरणन। क्या होगा, अनुरणन होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि तरंगों के विलक्षणों के संदर्भ में यहाँ पे देखिए 3 कथन दिया हुआ है कि यहाँ पे कौन सा कथन सही है बताइए। यहाँ पे कह रहा है कि तरंग के विलक्षणों के बारे में कौन सा कथन जो है ना आपका सही है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कथन कह रहा है एकांक समय में होने वाले दोलनों की कुल संख्या को आवृत्ति कहते हैं, ये क्या आपका सही है। एकांक समय में होने वाले दोलनों की कुल संख्या को आवृत्ति कहते हैं, क्या है, बिल्कुल सही है। और दूसरा कह रहा है कि ध्वनि का तत्व मुख्य रूप से इसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है, ये क्या है, तो सही है। और तीसरा कह रहा है कि ध्वनि की प्रबलता इसकी आवृत्ति बढ़ने पर बढ़ती है, क्या बिल्कुल जो है ना गलत है। ध्वनि की जो है ना ध्वनि का तत्व मुख्य रूप से उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि की जो है ना तत्व मुख्य रूप से उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है और अधिक आवृत्ति होने पर ध्वनि तीखी और कम आवृत्ति होने पर ध्वनि जो है ना आपको भारी सुनाई पड़ती है। और ध्वनि की जो प्रबलता होता है ना, ध्वनि की प्रबलता आवृत्ति पर नहीं बल्कि आयाम पर जो है निर्भर करता है। ध्वनि की जो प्रबलता होता है उसकी आवृत्ति पर नहीं, आयाम पर निर्भर करता है। इसलिए यहाँ पे 3 नंबर जो है ना गलत है। लेकिन यहाँ पे बुक में आंसर जो है ना आपका 2, 3 दिया है, लेकिन यहाँ पे सही पूछा है ना, 2, 3 सही नहीं होगा। यहाँ पे 1, 2 क्या होगा, सही होगा, इसको सुधार लीजिएगा। यहाँ पे उत्तर आपका बी होगा, केवल 1, 2 क्या आपका सही है।
चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 118 करा है, हरी खाद निम्न में से किसे में परिपूर्ण होती है, बताइए हरी खाद निम्न में से किस में परिपूर्ण होती है। तो 118 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, नाइट्रोजन और फास्फोरस में क्या है, परिपूर्ण होता है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 119 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन खरपतवार का उदाहरण है, बताइए निम्नलिखित में से कौन खरपतवार का उदाहरण है, बताइए कौन है। यहाँ पे कूट दिया, बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए पहला जो है ना गोखरू जैथियम, ये सही है। गाजर खास पैरेंथियम, ये भी आपका खरपतवार का उदाहरण है। और मोथा साइरेनस रोटेडेंस, ये भी क्या आपका है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, उपयुक्त में सभी है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 120 का निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे देखिए दो कथन दिया, दोनों में से असत कथन जो है ना कौन सा है, बताइए दोनों में से असत कथन कौन सा है। तो देखिए पहला कह रहा है कि लेयर मुर्गी पालन अंडों के लिए किया जाता है, क्या है, तो आपका गलत है। दूसरा कह रहा है यहाँ पे एक मिनट असत पूछा है ना, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है लेयर, मतलब लेयर जो है आपका मुर्गी पालन अंडों के लिए किया जाता है, क्या आपका बिल्कुल जो है आपका सही है। और ब्रोलर का पालन मांस के लिए किया जाता है, ये क्या आपका सही है। तो यहाँ पे तो है ना आपका दोनों क्या है, सही है, लेकिन असत कोई नहीं। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ना तो एक गलत है ना तो दो गलत है, दोनों क्या है, सही है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 121 का रहा है, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है, बताइए रबी फसल कौन नहीं है। यहाँ पे देखिए आपका मटर सरसों और अलसी रबी फसल है, लेकिन सोयाबीन क्या है, तो आपका खरीफ फसल है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 122 का रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे 3 कथन दिया, तो इनमें सद कथन कौन सा है, बताइए। तो देखिए पहला करा नाइट्रोजन तथा फास्फोरस पौधे के बृहद पोषक कहलाते हैं, क्या है, सही है। दूसरा करा आयरन तथा मैग्नीज पौधे के सूक्ष्म पोषक कहलाते हैं, क्या आपका सही है। और तीसरा करा कि पौधों में बृहद पोषकों की प्राप्ति मृदा द्वारा की जाती है, क्या है, सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, उपयुक्त में सभी कथन क्या है, सही है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 123 करा है कि खाद के संदर्भ में निम्न कथनों पे जो है ना विचार करें। यहाँ पे देखिए 3 कथन दिया, तीनों में से असत कथन जो है ना कौन सा, बताइए तीनों में से असत कथन कौन सा है। तो देखिए पहला कथन कह रहा है खाद के बारे में। देखिए पहला कह रहा है ना कि यह जो है ना मिट्टी को पोषक तथा कार्बनिक पदार्थों से परिपूर्ण करती है, खाद ये क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है खाद के बारे में, इसमें मौजूद कार्बनिक पदार्थ मिट्टी की संरचना में सुधार करते हैं, क्या है, सही है। और तीसरा कह रहा है कि कार्बनिक पदार्थ चिकनी मिट्टी से अधिक पानी को निकालने में सहायता करता है, क्या है, सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना सही उत्तर आपका डी होगा। इनमें से गलत कोई नहीं है, तीनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है। तो असत पूछा है तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं असत है, तीनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 124 करा है, उर्वरक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। यहाँ पे देखिए 3 कथन दिया, तीनों में से असत कथन कौन सा है, बताइए। उर्वरक के बारे में बोल रहा है कि तीनों में से कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए पहला करा ये नाइट्रोजन, उर्वरक के बारे में बोल रहा है, ये नाइट्रोजन फास्फोरस एवं पोटेशियम प्रदान करते हैं, सही है। दूसरा करा इनके द्वारा पौधे की अच्छी कायिक वृद्धि होती है, सही है। तीसरा करा इनके द्वारा अधिक उत्पादन कम समय में प्राप्त हो सकता है, क्या है, सही है। यहाँ पे गलत कोई नहीं, उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, तीनों कथन क्या है, सही है। चलिए आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 125 करा है कि मेरी कल्चर निम्न में से किसके संवर्धन से जुड़ा है, बताइए मेरी कल्चर जो है निम्न में से किसके संवर्धन से जुड़ा हुआ है। तो 125 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, मछली से क्या हुआ, जुड़ा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं, क्लास नंबर जो है ना आपका 9 का भी, आपका क्लास 9 नहीं, क्लास आपका 10 ना, क्लास 10 9 तो करवाई थी, आपका क्लास आपका 10 का देखते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आपका क्लास एनसीईआरटी क्लास 10 का जो है ना आपका साइंस का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसमें आपका क्वेश्चन की संख्या 155 है। तो पूरी क्लास को लास्ट देखिएगा, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, तभी जो है ना आपका पूरा साइंस आपका अच्छे से जो है ना कंप्लीट होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का जो है ना एनसीईआरटी साइंस। तो देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है कि सफ़ेदी करने के 2-3 दिन बाद दीवारों पर चमक आ जाती है, क्यों, बताइए। सफ़ेदी करने के 2-3 दिन बाद दीवारों पर चमक आ जाती है, क्यों, बताइए क्या कारण है। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कैल्शियम कार्बोनेट के कारण, क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। चलिए आगे देखिए, करा ऊष्माक्षेपी विक्रिया का उदाहरण नहीं है, कौन नहीं है, ऊष्माक्षेपी विक्रिया का उदाहरण कौन नहीं है, बताइए। देखिए आपका पहला शोषण है, साग सब्जियों में कंपोस्ट बनना, ये भी है, बर्फ का पिघलना, ये क्या है, तो ऊष्माक्षेपी विक्रिया क्या उदाहरण नहीं है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। बाकी यहाँ पे उसमें से एक से अधिक ये तो नहीं होगा आपका, यहाँ पे तो आपका सी नंबर बर्फ का पिघलना नहीं है, लेकिन आपका यहाँ पे जो है ना ए बी आपका है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 3 करा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए 2 कथन दिया, दोनों में से सत कथन जो है ना कौन सा, बताइए सत कथन कौन सा है। तो देखिए पहला करा उपचयन के बारे में कह रहा है कि अभिक्रिया के समय हाइड्रोजन का ह्रास होता है, क्या है, सही है। उपचयन के बारे में बोल रहा है कि अभिक्रिया के समय हाइड्रोजन का ह्रास होता है, क्या है, सही है। और दूसरा करा अपचयन के बारे में बोल रहा है अभिक्रिया के समय हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, ये भी कथन क्या है आपका, सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, कथन 1 और 2 दोनों क्या है, सही है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 करा है कि Zn+CuSO4 का समीकरण तुलना किया है ZnSO4+Cu, ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, बताइए कौन सी अभिक्रिया है। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, विस्थापन क्या है, तो अभिक्रिया है।
चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के कारण कौन से परिवर्तन जो है ना संभव है। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया और यहाँ पे कूट दिया, बताइए क्या होगा। कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के कारण कौन से परिवर्तन संभव है। तो देखिए पहला आपका अवस्था में परिवर्तन संभव है, रंग में परिवर्तन संभव है, गैस का उत्पादन संभव है, तापमान में परिवर्तन क्या है, संभव है। क्या उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त में से सभी होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के समय नए पदार्थों की प्राप्ति जो है ना कैसी होती है, बताइए। रासायनिक अभिक्रिया के समय नए पदार्थों की प्राप्ति कैसी होती है। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, परमाणुओं के आपसी आवरण टूटने से एवं जुड़ने से। ठीक है, तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है कि CaCO3 किसका रासायनिक सूत्र है, बताइए। CaCO3 किसका रासायनिक सूत्र है। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, बताइए। CaCO3 जो है ना किसका रासायनिक सूत्र है, बताइए। तो यहाँ पे देखिए आपका पहला जो है ना कैल्शियम कार्बोनेट का बोलेगा सूत्र क्या होता है, CaCO3 होता है, क्या है, सही है। और संगमरमर का बोलेगा सूत्र क्या होता है, CaCO3 ही होता है। और बिना बुझे चूना को सूत्र बोलेगा तो आपका CaO होता है, या ये क्या होगा, आपका नहीं होगा। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 8 का रहा है कि निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा अभिलेप लवण प्राप्त होता है, बताइए। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा अभिलेय लवण प्राप्त होता है, बताइए कौन सा अभिक्रिया है। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, द्विविस्थापन क्या है, तो अभिक्रिया है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतलों में क्यों रखा जाता है, बताइए। सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतलों में क्यों रखा जाता है, बताइए। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, सूर्य के प्रकाश द्वारा उसके अपघटन को रोकने के लिए जो है रखा जाता है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि संक्षारण और विकृत गंधिता को रोकने के लिए तेल और वसा युक्त पदार्थों में मिलाए जाने वाले पदार्थों को जो है ना क्या कहते हैं, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि संक्षारण और विकृति गंधिता को रोकने के लिए तेल और वसा युक्त पदार्थों में मिलाए जाने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, बताइए। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा, प्रतिऑक्सीकारक। क्या कहते हैं, प्रतिऑक्सीकारक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 11 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक नहीं है, बताइए। इसे बोल रहा है कि प्राकृतिक सूचक जो है ना कौन नहीं है। यहाँ पे देखिए आपका 5 ऑप्शन दिया और यहाँ पे कूट दिया, बताइए प्राकृतिक सूचक कौन नहीं है, बताइए। यहाँ पे देखिए आपका हल्दी है, हाइड्रेंजिया है, पेंटूनिया है, जिरानियम है, लेकिन मेथिल ऑरेंज क्या है, तो नहीं है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, केवल 5 आपका जो है नहीं है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 12 देखिए मिलान करने बोल रहा है। यहाँ पे पदार्थ और यहाँ पे क्या है, pH मान लगभग में दिया हुआ है, मतलब कौन सा किस पदार्थ का pH मान कितना है इसके बारे में बताना है। देखिए जठर रस का pH मान बोलेगा तो कितना होता है, जठर रस का pH मान बोलेगा तो 1.2 होता है। ठीक है, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान बोलेगा तो कितना होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान बोलेगा तो यहाँ पे 10 होता है। नींबू का रस का pH मान बोलेगा तो यहाँ पे कितना होता है, आपको यहाँ पे जो है ना आपका 2.2 होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का pH मान बोलेगा तो यहाँ पे आपका यहाँ पे कितना होता है, तो 14 होता है। तो उत्तर क्या होगा, 2, 1, 4, 3 किस में, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा है कि निम्न कथन में विचार कीजिए। यहाँ बोल रहा है निम्न कथन में विचार कीजिए, इसमें बोल रहा है कि देखिए आगे देखिए दिया हुआ है कि इसमें जो है ना असत कथन जो है ना कौन सा है। तीनों कथन को पढ़िए, बताइए इसमें असत कथन कौन सा है, बताइए। तो देखिए पहला कथन कर रहा है हमारा शरीर जो है ना 7.0 से 7.8 pH परास पर कार्य करता है, क्या है, सही है। दूसरा कर रहा है कि वर्षा जल का pH मान जो है ना 5.4 से कम होना अम्लीय वर्षा कहलाता है, क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। 5.4 नहीं 5.6 से कम हो जाता है। ठीक है, तो वह क्या है, अम्लीय वर्षा कहलाता है। आगे करा शुक्र ग्रह का बनवली वायुमंडल नाइट्रिक अम्ल से बना है, ये क्या है, तो आपका जो है ना गलत है। ये क्या है, तो ये भी आपका गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और यहाँ पे याद रखें ना शुक्र ग्रह का जो वायुमंडल होता है ना, शुक्र ग्रह का जो वायुमंडल होता है सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना होता है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे असत पूछा है तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे सी होगा। केवल 2, 3 असत है, लेकिन 1 नंबर क्या है, तो सही है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा है कि प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार के लवण का pH होता है कितना, बताइए। प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार के लवण का pH होता है कितना, बताइए। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 7 से कम। क्या होगा, 7 से कम होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 कर रहा है क्लोर क्षार प्रक्रिया में निर्मित उत्पाद जो है ना क्या है, बताइए। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सोडियम क्या हाइड्रोक्साइड है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 16 कर रहा है निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। यहाँ पे सूची 1 और यहाँ पे क्या है, सूची 2 है, इसको मिलाइए। देखिए पहला जो है ना आपका विरंजक चूर्ण का जो है ना क्या होगा, बताइए। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम और इसका सूत्र क्या होता है, तो विरंजक चूर्ण का बोलेगा तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो जाएगा, और इसका सूत्र बोलेगा तो CaOCl2 हो जाएगा। और बेकिंग सोडा का बोलेगा तो यहाँ पे आपका जो है ना सोडियम
जन कार्बोनेट होगा और यहाँ पे NaSCO3 होगा। और धोने का सोडा बोलेगा तो यहाँ पे आपका सोडियम कार्बोनेट होगा, इसका सूत्र Na2CO3 होता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का बोलेगा तो यहाँ पे आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, जिसका सूत्र CaSO4 ½ होता है। तो उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा उत्तर सी होगा ना, 2 4 1 3 किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 17 करा, निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए 3 कथन दिया, तो इनमें सत कथन जो है ना कौन सा बताइए। तो देखिए पहला कथन कह रहा है कि विरंजक चूर्ण विरंजक चूर्ण का प्रयोग जल की अस्थायी कठोरता हटाने हेतु किया जाता है, क्या ऐसा ही है। दूसरा कह रहा है, यहाँ पे सत कथन पूछा है ना, तो यहाँ पे कह रहा है विरंजक चूर्ण का प्रयोग जल की अस्थायी कठोरता हटाने हेतु किया जाता है, ये क्या है, गलत है। यहाँ पे जो है ना आपका ये क्या है, तो गलत है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, तो गलत होगा। ठीक है, आगे देखिए दूसरा कह रहा है कि विरंजक चूर्ण एक उपचायक है, क्या ऐसा ही है। और तीसरा कह रहा है कि बोरेक्स के उत्पादन में धोने के सोडे का उपयोग होता है, क्या आपका सही है। तो यहाँ पे केवल 2 3 सही, लेकिन 1 नंबर क्या है, तो गलत है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 3 सही है, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 18 कह रहा है कि तनुकरण की प्रक्रिया क्या है बताइए। तनुकरण की प्रक्रिया जो है ना क्या है बताइए। तनुकरण की प्रक्रिया जो है ना क्या है बताइए। तो तनुकरण की प्रक्रिया यहाँ पे बोलेगा क्या है। देखिए पहला कारण है कि जल में अम्ल मिलाने पर मतलब H3O+ आयन में प्रति इकाई आयतन में कमी होता है, क्या ऐसा ही है। दूसरा कह रहा है जल में क्षार मिलाने पर OH- आयन में प्रति इकाई में आयतन में कमी होती है, ये भी क्या आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि जल में अम्ल मिलाने पर H3O+ आयन में प्रति इकाई आयतन में बढ़ोतरी होता है, क्या आपका गलत है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। उपयुक्त में से एक से अधिक आपका क्या है, मतलब 1 2 क्या आपका सही है, लेकिन 3 नंबर क्या है, तो गलत है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 19 कह रहा है कि pH मान दर्शाता है, बताइए क्या दर्शाता है। pH मान जो है ना क्या दर्शाता है। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा बताइए। तो यहाँ पे देखिए पहला कह रहा है कि बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लिए क्या ऐसा ही है। और दूसरा कह रहा है किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने के मान, ये भी क्या ऐसा ही है। और तीसरा कह रहा है अम्लों के रासायनिक गुणधर्म में क्या होगा, नहीं होगा। तो उत्तर क्या होगा, डी नंबर होगा, इनमें से एक से अधिक होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि अपच का उपचार निम्न में से किस औषधि द्वारा जो है ना किया जाता है बताइए। अपच का उपचार जो है निम्न में से किस औषधि द्वारा किया जाता है। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, एंटासिड। क्या होगा, तो एंटासिड होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 21 कह रहा है कि उदासीन विलयन का pH होता है कितना बताइए। उदासीन विलयन का जो pH मान होता है ना कितना होता है बताइए। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, कितना होता है, 7 होता है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि धातु के ऑक्साइड आमतौर पर किस प्रकृति के होते हैं बताइए। धातु के ऑक्साइड आमतौर पर किस प्रकृति के होते हैं बताइए। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा, अम्लीय। क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि मधुमक्खी के डंक मारने पर होने वाले दर्द और जलन से राहत पाने के लिए घरेलू उपचार के रूप में क्या लगाया जाता है बताइए। कह रहा है कि मधुमक्खी के डंक मारने पर होने वाले दर्द और जलन से राहत पाने के लिए घरेलू उपचार में क्या लगाया जाता है बताइए, क्या होगा। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा, बेकिंग सोडा का गीला पेस्ट जो है लगाया जाता है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है निम्नलिखित में सही सम्मिलित है। यहाँ पे कूट दिया हुआ बताइए, इसमें कौन आपका जो है ना सही सम्मिलित बताइए। इसमें कौन आपका सही सम्मिलित है। देखिए पहला आपका ब्रोमीन का बोलेगा आपका द्रव धातु, ये क्या आपका गलत है। दूसरा आपका जो है आयोडीन का बोलेगा तो आपका धातु परंतु चमकीला, ये क्या ऐसा ही है। और ग्रेफाइट का बोलेगा विद्युत का सुचालक, ये क्या ऐसा ही है। और हीरा का बोलेगा तो आपका सबसे कठोर पदार्थ, ये क्या ऐसा ही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ना, यहाँ पे आपका हो जाएगा सी। केवल 2 3 4 क्या है, तो आपका सही है। ठीक है, तो याद रखें ना ब्रोमीन के बारे में, ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जो द्रव होती है। क्या होती है, द्रव होती है। और इसके अलावा सारी धातुएं या तो ठोस या फिर गैसें होती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, अधातु होगा। ब्रोमीन क्या धातु है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 25 का रहा है कि धातु जो हथेली पर रखने पर पिघलने लगती है, बताइए कौन सा है। धातु जो हथेली पर रखने पर पिघलने लगती कौन सी है बताइए, क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए पहला आपका क्या है, गैलियम है आपका है। ठीक है, पिघलने लगता है। और सीजियम भी आपका है, लेकिन मरकरी क्या होगा, तो नहीं होगा। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 26, यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 को जो है सूची 2 से क्या करना, मिलान करना है। देखिए पहला करे अत्यंत अभिक्रियाशील धातु बोलेगा तो कौन सा बताइए। अत्यंत अभिक्रियाशील धातु बोलेगा तो कौन सा आपका जो है ना, यहाँ पे आपका हो जाएगा सोडियम। ऑक्सीजन में अभिक्रिया नहीं होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सोना, मतलब स्वर्ण। और जल में घुलनशील धातु ऑक्साइड बोलेगा तो यहाँ पे क्या होगा, पोटेशियम ऑक्साइड हो जाएगा। और उभयधर्मी ऑक्साइड का बोलेगा तो यहाँ पे आपका जिंक ऑक्साइड हो जाएगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो 3 1 4 2 किस में, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में है।
चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 करा एक्वारेजिया अम्लराज के संदर्भ में असत कथन कौन सा है बताइए। एक्वारेजिया अम्लराज के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो देखिए पहला करा यह सांद्र मतलब HNO3 एवं तनु HCl का ताज़ा मिश्रण है, ये क्या है तो गलत है। दूसरा करा इसमें HCl एवं HNO3 का अनुपात क्रमशः 3:1 होता है, क्या है सही है। और तीसरा करा यह प्रबल संक्षारक भी है, क्या है सही है। और डी नंबर करा यह गोल्ड एवं प्लेटिनम को गलाने में समर्थ है, क्या है सही है। तो यहाँ पे ए नंबर गलत है लेकिन BCD क्या है तो सही है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 28 करा अभिक्रियाशीलता के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। अभिक्रियाशीलता के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें क्या होगा। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सोना, उसके बाद क्या होगा कॉपर होगा, फिर आयरन होगा, फिर क्या होगा तो जिंक होगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 29 करा कि आयनिक यौगिकों के संबंध में निम्न कथनों पे जो है ना विचार करें। यहाँ पे देखिए 3 कथन दिया, तीनों में से जो है ना असत कथन कौन सा है बताइए। असत कथन कौन सा है। आयनिक यौगिकों के बारे में बोल रहा है कि कौन सा कथन जो है ना असत है। तो देखिए पहला करा ये धातुओं से धातु में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा बनते हैं, ये क्या है तो गलत है। दूसरा करा ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चलन नहीं करते हैं, क्या है सही है। और तीसरा करा गलित अवस्था में विद्युत चलन करते हैं, क्या है सही है। तो यहाँ पे ए नंबर गलत है लेकिन 2, 3 क्या है तो सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर ए होगा, केवल ए क्या है आपका असत है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 करा है कि इनमें से कौन सही सम्मिलित नहीं है बताइए। इसमें कौन आपका सही सम्मिलित नहीं है बताइए। इसमें कौन आपका गलत है। देखिए पहला क्या आपका पीतल, पीतल बोलेगा तो आपका तांबा एवं जस्ता का मिश्रण होता है, क्या है सही है। और कांसा बोलेगा तो आपका तांबा एवं टीन का होता है, क्या है सही है। और सोल्डर बोलेगा तो आपका जो है ना तांबा एवं शीशा का होता है, क्या आपका जो है ना गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना आपका सम्मिलित नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे सोल्डर जो है ना किसका मिश्र धातु होगा तो शीशा और जो है ना टीन का होगा, क्या होगा शीशा प्लस जो है ना टीन का होगा, किसका होगा टीन का होगा, तब क्या होगा सही होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 31 का रहा है कि निम्नलिखित को सही सम्मिलित कीजिए। यहाँ पे देखिए धातु और यहाँ पे क्या अभिक्रिया है। पहला देखिए पोटेशियम, पोटेशियम का जो है ना क्या होगा बताइए। पोटेशियम का अभिक्रिया क्या होगा बताइए। तो पोटेशियम का अभिक्रिया बोलेगा तो यहाँ पे क्या होगा तो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है। पोटेशियम क्या करता है ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है। और दूसरा आपका क्या है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या करता है मैग्नीशियम जो है ना आपका यहाँ पे हो जाएगा गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। और कॉपर का बात करें कॉपर जो है ना जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है। और आयरन बोलेगा तो आयरन भाप के साथ अभिक्रिया करता है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा 4, 3, 1, 2 किसमें है तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 करा है कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है। तो सबसे अधिक तन्य धातु बोलेगा तो सोना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 33 करा है कि इनमें से कौन विद्युत के जो है ना कुचालक है बताइए। विद्युत का कुचालक जो है ना कौन कौन है। तो विद्युत का कुचालक बोलेगा तो यहाँ पे आपका मरकरी है। और यहाँ पे शीशा मतलब लेड है, चांदी नहीं है, कॉपर नहीं है, ग्रेफाइट नहीं है। तो उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, केवल 1 और 2 होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 करा है कि धातुएं जल के से अभिक्रिया करके प्रदान करती है, क्या बताइए। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा हाइड्रोजन, क्या करता है हाइड्रोजन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 35 का रहा है कि इनमें से कौन सी धातु जल से क्रिया कर तैरने लगती है बताइए। इनमें से कौन सी धातु जल से क्रिया करके जो है तैरने लगती है बताइए, कौन सी धातु है। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा मैग्नीशियम है, क्या है तो मैग्नीशियम है। नेक्स्ट है कह रहा है कि सक्रियता श्रेणी के अनुसार सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सा है। सक्रियता श्रेणी के अनुसार सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सा है बताइए। तो 36 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा मरकरी है, क्या है तो मरकरी है। ठीक है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु बोलेगा तो कौन है पोटेशियम है। और सबसे कम बोलेगा तो क्या है गोल्ड में, किसमें है गोल्ड में है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 37 का रहा है कि एसद लेपन के संबंध में निम्न कथनों पे जो है ना विचार करें। एसद लेपन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। यहाँ पे आगे बोल रहा है सत कथन जो है ना आपका कौन सा है। दोनों कथन को पढ़िए बताइए, इसमें सत कथन कौन सा है बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कथन कर रहा है कि जंग से बचाने हेतु लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, ये क्या है सही है। दूसरा कह रहा है कि एसद लेपित वस्तु पर नष्ट होने पर भी सुरक्षित रहती है, ये क्या है तो सही है। तो यहाँ पे दोनों कथन क्या है बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा, 1 और 2 दोनों कथन क्या है बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 38 कह रहा है कि सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण किस विधि से किया जाता है बताइए। कह रहा है कि सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण किस विधि से किया जाता है बताइए। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा विद्युत अपघटन, क्या होगा विद्युत अपघटन होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 39 कह रहा है कि जब एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाई जाती है ताकि उसका संक्षारण ना हो तो इस अभिक्रिया को जो है ना क्या कहते हैं बताइए। कह रहा है कि जब एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाई जाती है ताकि उसका संक्षारण ना हो तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा एनोडीकरण कहते हैं, क्या कहते हैं एनोडीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 40 का रहा है कि तांबे के बर्तनों की सफाई में नींबू और इमली का उपयोग क्यों किया जाता है बताइए।
करा कि तांबे के बर्तनों की सफाई में नींबू और इमली का उपयोग क्यों किया जाता है। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा क्योंकि खट्टे पदार्थों में उपस्थित अम्ल क्षारकीय कॉपर सल्फेट की हरी परत के साथ क्रिया करके जो उसमें विलय कर देता है। ठीक है, तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 41 का है कि कार्बन सहसंयोजक बंधन द्वारा यौगिक बनाता है क्यों, बताइए। कार्बन सहसंयोजक ये बंधन द्वारा यौगिक बनाता है क्यों, बताइए। तो 41 का क्या होगा, बताइए। तो देखिए पहला क्या है, चतुःसंयोजकता के कारण ये क्या होगा, और दूसरा आपका जो है ना इसके श्रृंखलन गुण के कारण ये भी आपका होगा, इसके छोटे आकार के कारण ये भी होगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, इसमें से जो है ना आपका एक से अधिक होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 42 का है कि संश्लेषित हीरे के संबंध में निम्न कथनों पे जो है ना विचार करें। संश्लेषित हीरे के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। यहाँ पे बोल रहा है कि सत कथन जो है ना कौन सा है। तो देखिए पहला कह रहा है कि इन्हें बनाने के लिए शुद्ध कार्बन का प्रयोग किया जाता है, क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है कि संश्लेषित हीरे आकार में बहुत बड़े होते हैं, क्या है, तो गलत है। और तीसरा कह रहा है ये प्राकृतिक हीरो से अभेदनीय होते हैं, क्या है, सही है। यहाँ पे आपका जो है ना 1, 3 सही, लेकिन 2 नंबर क्या है, तो गलत है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, केवल 1 और 3 क्या है, सही है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि शरीर में किस स्थान पर मेथनॉल ऑक्सीकृत होकर मेथनॉल में बदल जाता है, बताइए। 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, यकृत। क्या होगा, यकृत होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कार्बन का अपरूप नहीं है, बताइए। कार्बन का अपरूप जो है ना कौन नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन का अपरूप कौन नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो है ना ऑक्सो कार्बन से नहीं है, लेकिन आपका हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 45 कह रहा है उत्प्रेरकों के संदर्भ में निम्न कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। उत्प्रेरकों के बारे में बोल रहा है, निम्न कथनों पे विचार करने बोल रहा है। आगे देखिए क्या कर रहा है कि सत कथन जो है ना कौन सा है, बताइए। सत कथन कौन सा है। तो देखिए पहला कह रहा है उत्प्रेरक के बारे में, पहला कथन कह रहा है इनके कारण अभिक्रिया भिन्न दर से आगे बढ़ती है, क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है वनस्पति तेलों के हाइड्रोनीकरण में निकल उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, क्या है, सही है। यहाँ पे दोनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 1 और 2 दोनों क्या है, सही है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 46 कह रहा है एथेनोइक अम्ल को समानता कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बताइए। एथेनोइक अम्ल को समानता क्या कहा जाता है। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, एंटी एसिटिक एसिड कहते हैं, क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 47 कह रहा है कि कार्बन यौगिक अधिकांशतः विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं, बताइए। कह रहा है कि कार्बन यौगिक अधिकांशतः विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, क्योंकि इनके आबंध में किसी आयन की उत्पत्ति जो है नहीं होती है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक क्या कहलाते हैं, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक जो है ना क्या कहलाते हैं। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, संतृप्त जो है ना यौगिक कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 49 कह रहा है कि द्वि आबंध अथवा त्रि आबंध वाले कार्बन के यौगिक जो है ना क्या कहलाते हैं, बताइए। कह रहा है द्वि आबंध अथवा त्रि आबंध वाले कार्बन के यौगिक क्या कहलाते हैं। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, असंतृप्त जो है ना यौगिक कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 50 कह रहा है कि एस्टर मतलब आर कोर की गंध कैसी होती है और इसका मुख्य उपयोग किस कार्य में जो है ना किया जाता है, बताइए। एस्टर की गंध कैसी होती है और इसका मुख्य उपयोग किस कार्य में किया जाता है, बताइए क्या होगा। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, मृदु, मीठी, इत्र और स्वाद उत्पन्न करने वाले कारक के रूप में किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 51 करा कि जब साबुन को जल में घोला जाता है तो इसके अणुओं के गुच्छे के रूप में बनने वाली विशेष संरचना को जो है ना क्या कहते हैं, बताइए। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मिसेल कहते हैं, क्या कहते हैं, मिसेल कहते हैं। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 52 करा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान इनमें से कौन सी घटनाएं जो है ना होती है, बताइए। यहाँ पे देखिए आपका 3 कथन दिया और यहाँ पर बताइए कूट में क्या होगा, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान इनमें से कौन सी घटनाएं होती है, बताइए कौन सी घटनाएं होती है। तो देखिए पहला करा क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है, क्या है, सही है। दूसरा करा कि जल के अणुओं का हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में अपचयन होता है, क्या है, तो गलत है। और तीसरा करा कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपघटन होता है, क्या है, गलत है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, केवल एक आपका जो है ना सही है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती है, तो क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषित करना होता है और प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में जो है ना अपघटन करना। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पे 53 कह रहा है कि इनमें से कौन जो है ना आपका जैव उत्प्रेरक है, बताइए। इनमें से कौन आपका जो है जैव उत्प्रेरक है, बताइए कौन सा है। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, एंजाइम है।
चलिए आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से सही सम्मिलित है, इसमें कौन आपका जो है ना सही सम्मिलित बताइए, इसमें सही सम्मिलित कौन सा है। देखिए पहला आपका जो है ना यहाँ पे क्या दिया आपका लार, लार का बोलेगा तो यहाँ पे एमाइलेज ये क्या है सही है। अग्नाशय का बोलेगा तो आपका पेप्सिन है, ये क्या है तो आपका गलत है, ठीक है। और यहाँ पे अमाशय का बोलेगा तो लाइपेज है, ये भी क्या आपका गलत है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, केवल एक आपका जो है ना सही है। तो याद रखिए ना कि अग्नाशय में जो है ना, अग्नाशय क्या है, अग्नाशय क्या है, अग्नाशय के रस का स्रवन करता है, जिसमें जो है ना आपका प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। क्या होता है, ट्रिप्सिन होता है, ठीक है। तथा इमल्सीकृत वसा पाचन करने के लिए जो है लाइपेज एंजाइम होता है। क्या होता है, लाइपेज एंजाइम होता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 55 कर रहा है कि भोजन नली की दीवार के संकुचन एवं विस्तार संचलन को क्या कहते हैं बताइए। भोजन नली की दीवार के संकुचन एवं विस्तार संचलन को क्या कहते हैं बताइए। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा, पेरिस्टैटिक जो है ना संचलन कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 56 कर रहा है ग्लूकोज पायरुवेट में विखंडित होता है कहाँ बताइए। ग्लूकोज पायरुवेट में विखंडित होता है कहाँ बताइए। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा कोशिका द्रव। क्या होगा, कोशिका द्रव होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 57 में क्या कर रहा है, अभिकथन ए है और यहाँ पे कारण आर है, दोनों को पढ़िए बताइए इसमें कौन सही है कौन गलत है। तो देखिए पहला कर अभिकथन ए कह रहा है कि जलीय जीवों की श्वास दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत होती है, क्या है सही है। दूसरा कह रहा है कि जल में विलय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम होता है, ये भी क्या आपका सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, ए आर दोनों सत्य तथा आर की जो है सही व्याख्या करता है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 58 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वसा का वहन करता है बताइए। वसा का वहन कौन करता है। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, लसिका। कौन करता है, लसिका करता है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 59 का रहा है कि अपोहन विधि द्वारा रक्त सेनिन में से किसको पृथक किया जाता है बताइए। अपोहन विधि द्वारा रक्त सेनिन में से किसको पृथक किया जाता है बताइए, क्या होगा। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 60 का रहा है कि पादप अपशिष्ट रेंजिन एवं गोंद विशिष्ट रूप से कहाँ संचित रहते हैं बताइए। पादप अपशिष्ट रेंजिन एवं गोंद विशिष्ट रूप से कहाँ संचित रहते हैं। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, पुराने जाइलम। क्या होगा, पुराने जाइलम होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61 का रहा है कि फ्लोएम के संदर्भ में निम्न कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। फ्लोएम के बारे में यहाँ पे 2 कथन दिया, दोनों में से सत कथन कौन सा है बताइए। तो पहला देखिए कह रहा है फ्लोएम के बारे में, यह भोजन का परिवहन करता है, सही है। दूसरा कह रहा है यह अमीनो अम्ल का भी परिवहन करता है, क्या है, सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 और 2 दोनों कथन क्या है, सही है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 62 का आहार नाल का सबसे लंबा भाग जो है ना कौन सा है। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, क्षुद्रांत्र है। क्या है, क्षुद्रांत्र है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 63 का रहा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति पायरुवेट का विखंडन होता है बताइए किस में। ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का विखंडन कहाँ होता है। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 64 का रहा है कि निम्नलिखित में से सत कथन की पहचान करें। इसमें सत कथन जो है ना कौन सा, यहाँ पे 2 कथन दिया, दोनों में से कौन सा कथन सत्य है बताइए, कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए पहला कह रहा है कि बहुत से सरीसृप जंतुओं में 3 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है, क्या है, सही है। बहुत से सरीसृप जंतुओं में 3 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है, क्या है, सही है। और दूसरा कह रहा है कि मछली के हृदय में केवल 2 कोष्ठ होते हैं, ये भी क्या आपका सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, केवल 1 और 2 दोनों क्या है, बिल्कुल सही है। दोनों कथन क्या है, सही है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है। तो मनुष्य का औसत रक्तचाप बोलेगा तो आपका जो है ना 120 बाई कितना होता है, 80 होता है। आगे देखिए कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के प्रयोग में बेल जार के अंदर रखा गया कौन सा रासायनिक पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को अवशोषित करने के लिए जो है ना प्रयुक्त होता है। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, पोटेशियम जो है ना हाइड्रोक्साइड है। नेक्स्ट सही करा कि अमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियाँ द्वारा निम्नलिखित में से किसका श्रावण नहीं किया जाता है बताइए। करा कि अमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियाँ द्वारा निम्नलिखित में से किसका श्रावण नहीं किया जाता है। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, ट्रिप्सिन एंजाइम का नहीं किया जाता है, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का किया जाता है, पेप्सिन एंजाइम का होता है और आपका श्लेष्मा म्यूकस का होता है। नेक्स्ट है करा कि यकृत द्वारा स्रावित पीत लवण वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में खंडित करता है, इस प्रक्रम को जो है ना क्या कहते हैं। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, एमल्सीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है करा कि मानव के फुफ्फुस फेफड़ों के अंदर कौन सी गुब्बारे जैसी संरचनाएं गैसों के विनिमय के लिए विस्तृत सतह पर उपलब्ध कराती है बताइए। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, कूपिका। क्या होगा, कूपिका होगा। नेक्स्ट है करा कि कौन सी क्रियाएं मेडुला द्वारा नियंत्रित की जाती है बताइए। करा कौन सी क्रियाएं मेडुला द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पे जो है ना बोला कि मेडुला द्वारा जो है ना नियंत्रित की जाती है, तो यहाँ पे आपका रक्तदाब भी होगा और यहाँ पे बमन भी होगा। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ए और बी दोनों होगा।
चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला जो भाग है ना कौन सा है, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला जो भाग है कौन सा है। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा अग्र मस्तिष्क है। क्या है, अग्र मस्तिष्क है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 72 कर रहा है कि यहाँ पे देखिए सम्मिलित करने बोल रहा है। यहाँ पे सूची 1 को जो है सूची 2 से क्या करना, मिलान करना है। देखिए पहला ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो काम है ना क्या है बताइए, तो ऑक्सीजन का जो काम है यहाँ पे क्या है, कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करना। साइटोकाइनिन का काम क्या है, साइटोकाइनिन का जो काम है ना कोशिका विभाजन करना। और जिबरेलिन का काम क्या है, जिबरेलिन का जो काम है ना तने की वृद्धि में सहायता करना, सहाय करना। और वेसिक अम्ल का काम क्या है, वेसिक अम्ल का जो काम है ना पत्तियों को मुरझाना। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, यहाँ उत्तर हो जाएगा 3, 4, 1, 2 किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 73 भी देखिए मिलान करने बोल रहा है। यहाँ पे हार्मोन और यहाँ पे क्या अंतःस्रावी ग्रंथि है। चलिए वृद्धि हार्मोन का जो है ना क्या होगा, तो वृद्धि हार्मोन का बात करें तो वृद्धि हार्मोन का यहाँ पे हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। ठीक है, पीयूष ग्रंथि बोलेगा तो वृद्धि हार्मोन है। इंसुलिन बोलेगा तो यहाँ पे क्या है, इंसुलिन जो है ना आपका क्या है, अग्नाशय है। और एड्रेनलिन बोलेगा तो यहाँ पे क्या है आपका, एड्रेनलिन जो है एड्रेनल ग्रंथि है। एस्ट्रोजन बोलेगा तो यहाँ पे क्या आपका अंडाशय है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3, 4, 1, 2 क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 3, 4, 1, 2 है। देखिए सब सेट में जो आपको क्वेश्चन हर जगह देखते होंगे। और देखिएगा इसका अभी तो एग्जाम आपका बिहार पुलिस मध्य निषेध का है ना, इसके बाद देखिए आपका इस बुक का मतलब NCERT ऑल आउट और आपका एडुटोरिया 7500, ये दोनों बुक जो है ना आपका मध्य निषेध एग्जाम के बाद आपका नंबर 1 ग्रुप में दोनों क्यूज के तौर पे जो है ना आपका करवाया जाएगा। क्यूज के माध्यम से आपका टेस्ट होगा, बिल्कुल फ्री होगा, ओपन ग्रुप में। आप सभी लोग जो है ना पहले एग्जाम अच्छे से दे लीजिए, जितना हो पा रहा आपसे जो है ना राहुल स्टडी को खूब मेहनत कर रहा है कि आप लोग का जो है ना सिलेक्शन 100% हो। बाकी इसके बाद जो है ना एग्जाम के बाद आपका क्यूज के फॉर्म में जो है आपका टेस्ट दोनों बुक का स्टार्ट होगा, ऑल आउट का और एडुटोरिया 7500 का भी टेस्ट है। दोनों बुक बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि आप एग्जाम में जो है ना दोनों बुक अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिएगा एग्जाम में कोई भी चाहे एक सेट बनाइएगा, देखिएगा आपका वहाँ पे बहुत कुछ सुधार हो जाएगा। 50% क्वेश्चन देखिएगा आपका मतलब 100% मतलब देखिएगा कि हाँ मतलब सुधार हो गया, और देखिएगा कि हाँ अपने आप में इम्प्रूव हो गया है। क्योंकि दोनों में बुक में जो क्वेश्चन का लेवल है ना बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, दोनों को जब रट लीजिएगा, देखिए कि आपको सेट में ऑटोमेटिक है कि नंबर आपका बढ़ेगा। जितना नंबर अगर मान लीजिए नंबर आपका 50 आ रहा है, देखिएगा कि आपका नंबर 70 के आसपास आएगा। इस तरह से अगर आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा तब तो दोनों का टेस्ट करवाया जाएगा, बिल्कुल फ्री होगा, ओपन ग्रुप में। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 74 का रहा है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को जो है ना क्या कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, इसको जो है ना यहाँ पे क्या कहते हैं, मतलब सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। आगे कह रहा है कि इनमें से कौन सी क्रिया अनु मस्तिष्क द्वारा जो है ना संभव है, बताइए। निम्न में से कौन सी क्रिया अनु मस्तिष्क द्वारा संभव है, बताइए कौन सा है, बताइए कौन कौन सा क्रिया है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी क्रिया अनु मस्तिष्क द्वारा संभव है। तो यहाँ पे एक सीधी रेखा में चलना ए भी है, साइकिल चलाना ए भी है, और आपका एक पेंसिल उठाना ए भी है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि थायरॉक्सिन इनमें से किसके उपापचय का नियंत्रण करता है, बताइए। थायरॉक्सिन जो है ना निम्न में से किसके उपापचय का नियंत्रण करता है, बताइए क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे पहला क्या है, आपका कार्बोहाइड्रेट भी करता है, और आपका प्रोटीन भी करता है, और आपका वसा भी करता है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 77 कर रहा है, प्रतिवर्ती चाप जो है ना कहाँ बनते हैं, बताइए। प्रतिवर्ती जो है ना चाप कहाँ बनते हैं, बताइए। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा मेरा रज्जू। क्या बनते हैं, मेरा रज्जू बनते हैं। और हाँ, जितने भी लोग बीपीएससी का फॉर्म भरे हैं 72वीं बीपीएससी का, उसके लिए जो है ना आपका कल से आपका ग्रुप आपका स्टार्ट हो रहा है। प्रैक्टिस सेट 7 दिन का 7 प्रैक्टिस सेट, उसमें फुल प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। तो जितने भी लोग बीपीएससी का फॉर्म भरे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सभी लोग जो है लोग है ना उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए, आपके लिए बेहद ही कारगर साबित होगा। क्योंकि प्रैक्टिस सेट उसमें करवाया जाएगा, डेली आपका एक प्रैक्टिस सेट होगा, उसमें आपका 150 क्वेश्चन का PDF मिलेगा, आप उसको बनाइएगा। उसके बाद आपका 2 घंटे के बाद आपका सोल्यूशन PDF मिलेगा 150 क्वेश्चन का। तो जो भी लोग बीपीएससी का फॉर्म भरें, आप सभी लोग उनको बता दीजिएगा, ताकि ग्रुप में जो जुड़ करके जो है ना प्रैक्टिस सेट अच्छे से लगा सके, और बेहतरीन ढंग से करवाया जाएगा। उसमें आपका पहले प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होगा, उसके बाद आपका जो भी महत्वपूर्ण बुक होगा, चाहे एडुटोरिया का हो चाहे ज्ञान बिंदु का हो, वो सारा जो है ना आपका 7 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट 7 प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। तो जितने भी लोग बीपीएससी का फॉर्म भरे हैं, तो सभी लोग बीपीएससी का प्री अच्छे से तैयारी कीजिए। जो भी लड़की लोग उनको तो 50,000 मिलेगा, बीपीएससी प्री क्वालिफाई कीजिएगा तो। और इस बार तो बहुत सारे फॉर्म भरें, क्योंकि फॉर्म भरने में तो मात्र 100 रुपया लग रहा था। तो लड़की लोग अगर बीपीएससी क्वालिफाई करते उनको 50,000 मिलेगा। बीपीएससी प्री अगर रिजल्ट निकालेगा तो 50,000, और लड़का का तो नहीं मिलेगा, उसमें शायद लड़का का SC ST में है। तो सभी लोग उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत ही आपको फ़ायदा करेगा। चाहे दरोगा एग्जाम हो, चाहे आपका बीपीएससी का तो है ही है, बीपीएससी के लिए स्पेशल ही 72वीं के लिए आपका प्रैक्टिस सेट 7 दिन का 60 प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो रहा है। कल से आपका प्रैक्टिस सेट ग्रुप प्रारंभ हो रहा है। तो सभी लोग अपने घर में जो या दोस्त वगैरह जो तैयारी करते हैं उनको ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए,
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 78 का, रहा है कि पराग नलिका की बीजांड की वृद्धि करना पादप गति के किस प्रकार का जो है उदाहरण है, बताइए। कह रहा है कि पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना पादप गति के किस प्रकार का उदाहरण है, बताइए। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, रसायनुवर्तन। क्या होगा, रसायनुवर्तन होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 79 का, हमारे पर्यावरण के से सभी सूचनाओं का पता लगाने के लिए यांत्रिका कोशिकाओं के विशिष्ट सिरे को जो है क्या कहलाते हैं। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, ग्राही। क्या कहते हैं, ग्राही कहते हैं। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 80 का, तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन से सूचना सबसे पहले किस भाग द्वारा उपार्जित प्राप्त की जाती है, बताइए। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन में सूचना सबसे पहले किस भाग द्वारा उपार्जित प्राप्त की जाती है। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा, दूमिका। क्या होगा, दूमिका होगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाएँ और मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाएँ मिलकर किस तंत्र का जो है निर्माण करती है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाएँ और मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाएँ मिलकर किस तंत्र का निर्माण करती है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 82 कर रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि इसमें आगे देखिए कर रहा है, यहाँ पे देखिए 3 कथन दिया हो। आगे देखिए क्या कर रहा है कि इसमें जो है ना सत कथन कौन सा है। तीनों कथन को पढ़िए, बताइए इसमें सत कथन कौन सा है, बताइए सत कथन कौन सा है। तो देखिए पहला कथन करा, अमीबा में कोशिकीय विभाजन एक निर्धारित तल पर होता है, क्या है, तो गलत है। दूसरा करा कि लेशमेनिया में द्विविखंडन किसी भी तल पर हो सकता है, ये क्या है, तो गलत है। और तीसरा करा एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन द्वारा नए जीवों का उत्पत्ति होता है, क्या है, सही है। तो यहाँ पे 2 गलत है, लेकिन 3 क्या है, सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना केवल ए नंबर होगा, केवल 3 आपका क्या है, तो सही है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 83 का है कि पुनर्रुधन मतलब पुनर्जनन के संदर्भ में असत कथन का चयन करें। पुनर्जनन मतलब पुनर्रुधवन के बारे में बोल रहा है, असत कथन का चयन करें। इसमें गलत कथन कौन सा है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला करा, इसमें कोई जीव अपने कायिक भाग से नए जीव का निर्माण कर सकता है, क्या है, सही है। दूसरा करा ये विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा संपादित होता है, ये भी क्या आपका सही है। और तीसरा करा कि हाइड्रा लेशमानिया में इस प्रकार का जनन होता है, क्या आपका गलत है। और पुनर्रुधन जनन के समान नहीं है, क्या है, सही है। तो यहाँ पे गलत जो है आपका सी गलत है, लेकिन ए बी डी क्या है, तो आपका सही है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 84 करा कि निम्नलिखित में को सही सम्मिलित कीजिए। यहाँ पे जीव और यहाँ पे क्या है, जनन विधि है। बताइए स्पायरोगायरा का जो है ना क्या होगा, तो स्पायरोगायरा का बोलेगा तो यहाँ पे आपका जो है ना क्या हो जाएगा, तो खंडन हो जाएगा। और हाइड्रा का बोलेगा तो यहाँ पे आपका मुकुलन हो जाएगा। प्लेनेरिया का बोलेगा तो यहाँ पे आपका पुनर्रुधन हो जाएगा। और अमीबा का बोलेगा तो यहाँ पे आपका जो है ना विखंडन हो जाएगा। तो उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 4 1 2 किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 85 का है कि निम्नलिखित में से सत कथन का चयन करें। यहाँ पे देखिए आपका 3 कथन दिया, तीनों में से कौन सा कथन जो है ना आपका सही है, बताइए। तो देखिए पहला करा कि एक लिंगी पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्रीकेसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है, क्या है, सही है। दूसरा करा उभयलिंगी पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर दोनों उपस्थित होता है, क्या है, सही है। और तीसरा करा कि पपीता एवं सरसों एक लिंगी पुष्प के उदाहरण है, क्या है, तो गलत है। यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा केवल 1 और 2 क्या है, तो सही है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 86 करा कि भ्रूण को माँ के रुधिर से पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष संरचना होती जिसे क्या कहते हैं। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, बताइए। यहाँ पे सही उत्तर आपका जो है ना बी होगा, प्लेसेंटा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 87 का है कि इनमें से किन रोगों का लैंगिक संचरण हो सकता है, बताइए। इनमें से किन रोगों का लैंगिक संचरण हो सकता है। यहाँ पे देखिए आपका एड्स का भी होगा, मस्सा का भी होगा, गोनेरिया का भी होगा, सिफिलिस का भी होगा। तो हाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी 1 2 3 4। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 88 का निम्नलिखित में से कौन से पौधे बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं, बताइए। इनमें से कौन से पौधे बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं, बताइए। बताइए क्या होगा, बताइए। तो यहाँ पे देखिए आपका पहला जो है आपका संतरा भी खो चुका है, गुलाब भी खो चुका है, आपका चमेली भी। यहाँ उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, में से 1 से अधिक। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 89 का है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए 2 कथन दिया, दोनों में से बोल रहा है कि देखिए आगे देखिए दिया हुआ है कि इसमें जो है ना सत कथन कौन सा, बताइए। दोनों कथन को पढ़िए, बताइए इसमें सही कथन कौन सा है। तो देखिए पहला कथन कर रहा है कि स्वपरागण में परागकणों का स्थानांतरण जो है ना उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है, क्या है, सही है। स्वपरागण में परागकणों का स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है, क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है कि परागकण में एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होता है, क्या है, सही है। यहाँ पे दोनों कथन जो है ना आपका बिल्कुल क्या है, तो सही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 1 और 2 दोनों कथन क्या है, सही है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 90 का है कि निम्नलिखित कथन में विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए 3 कथन दिया, तीनों में से कौन सा कथन सत्य है, बताइए।
तो देखिए पहला कथन कह रहा है कि नर जनन कोशिका का निर्माण वृषण में होता है, क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है कि शुक्राणु उत्पादन हेतु आवश्यक तापमान शरीर के तापमान से अधिक होता है, क्या है, तो गलत है। और तीसरा कह रहा है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन शुक्राणु उत्पादन का नियंत्रण करता है, क्या है, तो आपका सही है। यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेवा केवल 1 और 3 क्या है, सही है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि जब नवीन संतति की उत्पत्ति केवल एक एकल जनक द्वारा होती है उसे क्या कहते हैं, उसे जो है ना क्या कहते हैं, आपका अलैंगिक जो है जनन कहते हैं, क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 92 कह रहा है उत्तक संवर्धन तकनीक में पौधे के शीर्ष के वर्धमान भाग से पृथक की गई कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, बताइए। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेवा काइलस कहते हैं, क्या कहते हैं, काइलस कहते हैं। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कि राजोपस मतलब ब्रेड मोल्ड कवक से उर्ध्व तंतुओं पर स्थित गोल संरचनाएं क्या कहलाती है जिनमें जनन कोशिकाएं सुरक्षित रहती है, बताइए। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा बीजाणुधानी, क्या कहेंगे, बीजाणुधानी कहेंगे। नेक्स्ट आई क्वेश्चन में देखिए 94 कह रहा है किसने वंशागत नियमों का प्रतिपादन किया, बताइए, किसने वंशागत नियम का प्रतिपादन किया। तो 94 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट आई कह रहा है कि मानव में लिंग निर्धारण निर्भर करता है किस पर, बताइए। मानव में लिंग निर्धारण करता है किस पर, बताइए। मानव में लिंग निर्धारण निर्भर करता है किस पर, तो पिता से जो है ना मिलने वाले गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 96 कर रहा है कोशिका के डीएनए का वह विशिष्ट भाग जिसमें किसी विशिष्ट प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना में निहित होती है क्या कहलाता है, बताइए। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा जीन कहलाता है, क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 97 कर रहा है कि मानव स्त्रियों में मादा में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र का जोड़ा जो है ना कौन सा है, बताइए। मानव स्त्रियों मतलब मादा में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र का जोड़ा कौन सा है, तो 97 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा XX जोड़ा है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 98 कर रहा है कुछ रेंगने वाले प्राणियों सरीसृप में निषेचित अंडों का लिंग निर्धारण किस पर्यावरणीय कारक पर जो है निर्भर करता है, बताइए। करा कुछ रेंगने वाले प्राणियों सरीसृप में निषेचित अंडों का लिंग निर्धारण किस पर्यावरणीय कारक पर निर्भर करता है, तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा अंडे के उष्मायन मतलब इंक्यूबेशन ताप पर जो है निर्भर करता है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 99 कर रहा है घोंघे जैसे प्राणी किस प्रकार का यह प्रदर्शित करते हैं कि उनमें लिंग निर्धारण अनुवांशिक नहीं होता है, बताइए। करा घोंघे जैसे प्राणी किस प्रकार यह प्रदर्शित करते हैं कि उनमें लिंग निर्धारण अनुवांशिक नहीं होता है, बताइए। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ए होगा, वे अपना लिंग बदल सकते हैं। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 100 करा गोलीय दर्पणों के लिए वक्ता त्रिज्या होती है कितना होता है, बताइए। गोलीय दर्पण के लिए वक्ता त्रिज्या होती है कितना, बताइए। तो 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, फोकस दूरी की दोगुनी होती है। नेक्स्ट है करा कि अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है किस में किया जाता है, तो अवतल दर्पण का जो उपयोग है ना यहाँ पे करते हैं सर्च लाइट में भी करते हैं, टॉर्च में भी करते हैं, स्विमिंग दर्पण में भी करते हैं और गाड़ी के साइड मिरर में क्या नहीं करते हैं, और यहाँ पे सौर भट्टियों में करते थे। यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 5 होगा, तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए करा कि अवतल दर्पण के संदर्भ में निम्न में से सही सम्मिलित करें। यहाँ पे बीम की स्थिति है और यहाँ पे प्रतिबिंब की स्थिति है, बताइए P और F के बीच क्या होगा, बताइए। बीम की स्थिति जो है ना अवतल दर्पण में P और F के बीच क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा P और F के बीच जो है ना आपका हो जाएगा दर्पण के पीछे बनेगा। और C अगर अवतल दर्पण C पर रहेगा तो क्या होगा, अवतल दर्पण C पर रहेगा तो C पर बनेगा, और C और F के बीच रहेगा तो क्या होगा आपका C से परे बनेगा, और F पर रहेगा तो अनंत पर बनेगा। तो उत्तर क्या होगा 4 3 2 1 इसमें, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे C में है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 103 कारणीन में से किसके कारण सिक्का पानी में उठा हुआ प्रतीत होता है, बताइए। कारणीन में से किसके कारण सिक्का पानी में उठा हुआ प्रतीत होता है, 103 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अपवर्तन, क्या होगा, अपवर्तन होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 104 कर रहा है कि प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु किनारे पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है, क्या, बताइए। 104 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा विवर्तन के कारण, क्या होगा, विवर्तन के कारण होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 105 कर रहा है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की ओर वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है, 105 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा दर्पण का द्वारक कहलाता है। नेक्स्ट है करा कि निम्नलिखित कथनों में असत कथन का चयन करें। इसमें असत कथन जो है ना कौन सा है, बताइए। असत कथन कौन सा है, देखिए पहला करा कि लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम होती है, क्या है, सही है। दूसरा करा लेंस की क्षमता कैसा ही मात्रक डायोप्टर है, क्या है, सही है। और तीसरा करा उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, क्या है, सही है। और डी नंबर करा कि अवतल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, क्या है, तब गलत है। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है ना सत्य है, लेकिन A B C क्या है, तो सत्य है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 107 करा उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, बताइए। उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है ना कैसी होती है, तो यहाँ पे प्रकृति जो होता है वास्तविक तथा उल्टा होता है,
और आपका भाषा तथा क्या सीधा होता है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ए और बी दोनों होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 108 करा कि जब प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाया है। इस प्रभाव को जो है इन्हें क्या कहते हैं। 108 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 109 कह रहा है कि प्रकृति में पाए जाने वाले किस पारदर्शी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। बताइए 109 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, हीरा का। किसका होता है, हीरा का होता है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 110 कर रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए 3 कथन दिया है, तीनों में से सत कथन जो है ना कौन सा है, बताइए सत कथन कौन सा है। तो देखिए पहला कह रहा है कि प्रकाश कॉर्निया, कह रहा है प्रकाश कॉर्निया के माध्यम से नेत्र में प्रवेश करता है, क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है कि प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है, क्या है, सही है। और तीसरा कह रहा है कि परितालिका पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, क्या है, सही है। यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। उपयुक्त में सभी कथन क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 111 का अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, कैसा। अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, कैसा, बताइए। 111 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, वास्तविक में क्या होगा, उल्टा होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 112 का है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन क्या किया जाता है, बताइए। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन क्या किया जाता है, बताइए क्या होगा। 112 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, पछावी पेशियों द्वारा। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, क्या, तो पछावी पेशियों द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 113 का है कि निम्नलिखित में से सही सम्मिलित है। इसमें आपका जो है ना कौन सही सम्मिलित है, बताइए इसमें कौन सही है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष में क्या उत्तल लेंस होता है, नहीं, यहाँ पे क्या अवतल लेंस होगा। देख दृष्टि दोष में अवतल लेंस होता है, यहाँ पे ये भी क्या है, गलत है। और जरा दृष्टि दोष में आपका द्विफोकसी लेंस होता है, क्या है, सही है। तो यहाँ पे केवल क्या है, आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, केवल 3 आपका जो है ना सही है। तो निकट में बोलेगा तो आपका अवतल होगा, दीर्घ में आपका क्या हो जाएगा, तो वहाँ पे उत्तल हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 114 का है कि दूरदृष्टि दोष उत्पन्न होने के कारण जो है ना क्या है, बताइए असत कथन का चयन करें। बोल रहा है दूरदृष्टि दोष उत्पन्न होने के कारण क्या है, यहाँ पे 2 कथन दिया, दोनों में से असत कथन कौन सा है, बताइए। तो देखिए पहला करा दूरदृष्टि दोष उत्पन्न होने के बारे में करा अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना है, क्या है, सही है। दूसरा करा नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, ये भी क्या आपका सही है। तो यहाँ पे दोनों कथन क्या है, सही, गलत कोई नहीं है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ना तो 1 गलत है ना तो 2 गलत है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 115 का है कि निम्न कथनों में असत कथन का चयन करें। इसमें जो है ना आपका असत कथन कौन सा है, बताइए। तो देखिए पहला कथन कह रहा है कि प्रकाश का अपने अवयवी वर्णों में विभाजन विक्षेपण कहलाता है, क्या है, सही है। प्रकाश का अपने अवयवी वर्णों में विभाजन विक्षेपण कहलाता है, क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है इंद्रधनुष एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम का उदाहरण है, क्या है, सही है। और तीसरा कह रहा है कि सर्वप्रथम आइंस्टीन ने सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने हेतु कांच के प्रिज्म का उपयोग किया, ये क्या है, तो गलत है। यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विविध दिशा में बनता है, क्या है, सही है। तो यहाँ पे ए बी डी सही, लेकिन सी नंबर क्या है, तो गलत है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है ना क्या हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 116 कह रहा है कि क्या कारण है कि सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है, बताइए। कह रहा है क्या कारण है कि सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। 116 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, प्रकाश का जो है ना अपवर्तन होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 117 कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही सम्मिलित करें। यहाँ पे देखिए 3 यहाँ पे दिया, यहाँ बताइए इसमें कौन आपका जो है ना सही सम्मिलित है, बताइए कौन इसमें सही सम्मिलित है। देखिए पहला कह रहा है कि आकाश का रंग नीला बोलेगा तो अपवर्तन कारण ये क्या है, तो आपका गलत है, ठीक है। तारों का टिमटमाना बोलेगा तो प्रकीर्णन कारण ये भी क्या आपका गलत है। और तीसरा कह रहा है कि प्रकाश का विविध वर्णों का विभाजन बोलेगा विक्षेपण कारण ये क्या आपका सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सिवा केवल 3 आपका जो है ना सही, लेकिन 1 2 क्या है, तो आपका गलत है। तो यहाँ पे आपका सही जो है ना क्या है, गलत आपका जो है ना आकाश का नीला रंग बोलेगा तो यहाँ पे आपका प्रकीर्णन हो जाएगा। और तारों का टिमटिमाना बोलेगा तो यहाँ पे अपवर्तन हो जाएगा, दोनों अपोजिट की देगा तो क्या होगा, सही हो जाएगा। और प्रकाश का भी वर्णों का विक्षेपण बोलेगा, विक्षेपण कारण होता है, क्या है, सही। तो यहाँ पे केवल 3 आपका क्या है, सही है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 118 कराएंगे निकट दृष्टि दोष के संबंध में निम्न कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए 2 कथन दिया, दोनों में से सत कथन कौन सा है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि इसमें निकट दृष्टि दोष के बारे में कह रहा है इसमें इससे प्रभावित व्यक्ति दूर बिंदु अनंत पर बनता है, क्या है, तो गलत है। दूसरा कह रहा है वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, ये भी क्या आपका गलत है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना डी होगा, ना तो 1 सही ना तो 2 सही है। तो याद रखिए ना कि निकट दृष्टि दोष को निकट दृष्टा भी कहते हैं। और निकट दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 19 कह रहा है कि जरा दूर दृष्टि के संबंध में
असत कथन का जो है ना चयन करें। यहाँ पे इसमें असत कथन जो है ना कौन सा है, जरा दूरदृष्टि दोष के बारे में बोल रहा है कि असत कथन कौन सा है, बताइए क्या होगा। चारों कथन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन गलत है। तो देखिए पहला करा इसमें जरा दूरदृष्टि दोष के बारे में बोल रहा है, इसमें मानवता नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है, ये क्या है तो सही है। दूसरा करा कि पचावी पेशियों धीरे धीरे दुर्बल होने लगती है, क्या है सही है। और देखिए तीसरा कह रहा है कि क्रिस्टलीय लेंस दूधिया अथवा धुंधला हो जाता है, क्या आपका जो है ना गलत है। और डी नंबर कह रहा है कि इसके निवारण हेतु बाईफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है, क्या आपका सही है। तो यहाँ पे आपका जो है ना ए बी डी सही है, लेकिन सी नंबर क्या है तो गलत है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 120 कह रहा है कि प्रकाश का अपने अवयवी वर्णों का विभाजन क्या कहलाता है, बताइए। प्रकाश का अपने अवयवी वर्णों में विभाजन जो है ना क्या कहलाता है। तो 120 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा विक्षेपण, क्या कहलाता है, विक्षेपण कहलाता है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर देखिए 121 कह रहा है कि सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य के रक्ताभ दिखाई देने कारण जो है ना क्या है, बताइए। तो 121 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा प्रकाश का जो है ना प्रकीर्णन है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 122 कह रहा है किसी समान दृष्टि के तरुण वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी निकट बिंदु का मान जो है ना कितना होता है। तो 122 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 25 सेंटीमीटर। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 123 कह रहा है कि अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का निचली लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है, इस स्थिति को जो है ना क्या कहते हैं, बताइए। 123 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा मोतियाबिंद कहते हैं, क्या कहते हैं, मोतियाबिंद कहते हैं। चलिए आगे देखिए, आप क्वेश्चन नंबर देखिए 124 कह रहा है इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के किस प्रभाव कारण जो है ना बनता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश में किस प्रभाव कारण बनता है, बताइए। तो 124 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा परिक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन कारण जो है ना बनता है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 125 कर रहा है कि निम्नलिखित में से को सही सम्मिलित कीजिए। कह रहा है निम्नलिखित को सही सम्मिलित कीजिए। यहाँ पे कह रहा है विद्युत धारा का जो है ना क्या होगा, बताइए। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होगा, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक बोलेगा तो यहाँ पे क्या होगा, विद्युत धारा का बोलेगा तो यहाँ पे आपका जो है ना एम्पियर हो जाएगा। विभवांतर का बोलेगा तो यहाँ पे आपका विभवांतर का जो है ना यहाँ पे वोल्ट हो जाएगा। और प्रतिरोध का बोलेगा तो यहाँ पे आपका जो है ना ओम हो जाएगा। और प्रतिरोधकता का बोलेगा तो यहाँ पे क्या होगा, ओम मीटर हो जाएगा। तो उत्तर क्या होगा, 3 4 2 1, किसमें, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 126 कर रहा है किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध बढ़ाने पर विद्युत धारा क्या होता है, बताइए। किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध बढ़ाने पर विद्युत धारा क्या होता है। 126 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा घटती है, क्या होगा, घटती है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 127 कर रहा है किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है किस पर, बताइए। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है किस पर, बताइए। यहाँ पे 3 आपका ऑप्शन दिया है, बताइए कूट में क्या होगा। कह रहा है कि किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है किस पर, चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त में सभी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 128 कह रहा है कि ताप परिवर्तन होने पर निम्न में से कौन सा परिवर्तित जो है ना हो जाता है, बताइए। कह रहा है कि ताप परिवर्तन होने पर निम्न में से कौन परिवर्तित हो जाता है, बताइए। यहाँ पे क्या होगा, कह रहा है कि ताप परिवर्तन होने पर निम्न में से कौन परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे प्रतिरोध भी होता है और यहाँ पे क्या प्रतिरोधकता भी होता है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 129 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। यहाँ पे 2 कथन दिया, दोनों में से सत कथन जो है ना कौन सा है, बताइए। तो देखिए पहला कथन कह रहा है कि श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान एकल प्रतिरोध से कम होता है, क्या है, तो गलत है। दूसरा कह रहा है कि पार्श्व क्रम में तुल्य प्रतिरोध पृथक प्रतिरोध के मान से अधिक होता है, ये भी क्या आपका गलत है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ना तो 1 सही ना तो 2 सही है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 131 कह रहा है निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। यहाँ पे 3 कथन दिया, तीनों में सत कथन जो है ना कौन सा है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है, क्या ऐसा ही है। दूसरा कह रहा है विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, क्या ऐसा ही है। तीसरा कह रहा है 1 कूलाम आवेश में लगभग जो है 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है, ये भी क्या आपका सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, उपयुक्त में सभी कथन क्या है, बिल्कुल जो है ना आपका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 131 कह रहा है विभवांतर। कह रहा है विभवांतर जो है ना, विभवांतर मापने हेतु वोल्ट मीटर को किस क्रम में जो है संयोजित किया जाता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है विभवांतर मापने हेतु वोल्ट मीटर को किस क्रम में संयोजित किया जाता है, बताइए। 131 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा पार्श्व क्रम, क्या होगा, तो पार्श्व क्रम होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 132 कह रहा है कि परिवर्ती प्रतिरोध का प्रयोग जो है ना किया जाता है किसके लिए, परिवर्ती प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है किसके लिए, बताइए। 132 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा विद्युत धारा बढ़ाने एवं घटाने के लिए जो है ना किया जाता है। चलिए आगे देखिए,
नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 133 का रहा है कि विद्युत फ्यूज किसके नियम पर जो है ना आधारित है। बताइए विद्युत फ्यूज जो है ना किसके नियम पर आधारित है। बताइए 133 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, जूल का नियम पर क्या है तो आधारित है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 134 का रहा है ओम के नियम के अनुसार विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होगा यदि क्या होगा। बताइए ओम के नियमानुसार विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होगा यदि क्या होगा। बताइए 134 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, तापमान जो है ना स्थिर हो। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 135 का रहा है किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा क्या मानी जाती है। बताइए कह रहा है किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा क्या मानी जाती है। बताइए 135 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, इलेक्ट्रॉनों ऋणावेशों के प्रवाह की दिशा के विपरीत जो है ना माना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 136 का रहा है कि विद्युत स्तरीयों टोस्टरों आदि जैसे विद्युत तापन युक्तियों के तापन अवयव शुद्ध धातु ना बनाकर मिश्र धातुओं को क्यों बनाया जाता है। बताइए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है विद्युत स्तरीयों टोस्टरों आदि जैसे विद्युत तापन युक्तियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के ना बनाकर मिश्र धातुओं के क्यों बनाए जाते हैं। बताइए 136 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, क्योंकि मिश्र धातुओं की प्रदर्शकता अधिक होती है तथा उच्च ताप पर उनका शीघ्र उपचयन दहन नहीं होता है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 137 का रहा है कि विद्युत बल्बों के तंतुओं के निर्माण में मुख्य रूप से किस एकमात्र धातु का उपयोग किया जाता है जिसका गलनांक अत्यंत जो है ना 3800 कितना 80 डिग्री सेल्सियस होता है। बताइए 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। कह रहा है विद्युत बल्बों के तंतुओं के निर्माण में मुख्य रूप से किस एकमात्र धातु का उपयोग किया जाता है जिसका गलनांक अत्यंत उच्च मतलब 3380 डिग्री सेल्सियस है। बताइए 137 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, टंगस्टन। क्या होगा, तो टंगस्टन होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 138 का रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के संदर्भ में सत कथन का जो है ना चयन करें। यहाँ पे देखिए 3 कथन दिया, तीनों में से सत कथन जो है ना कौन सा। बताइए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के संदर्भ में सत कथन का चयन करें। बताइए तो देखिए पहला करा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में करा, ये रेखाएं एक बंद वक्र है होती है, ये क्या ऐसा ही है। दूसरा करा अधिक प्रबल क्षेत्र में क्षेत्र रेखाएं निकट होती है, क्या ऐसा ही है। तीसरा करा जो दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्या ऐसा ही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, उसमें सभी कथन क्या है बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 139 करा है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठा क्या दर्शाता है। बताइए 139 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, विद्युत धारा की दिशा जो है दर्शाता है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 140 का रहा है कि परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है, कैसा होता है। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है कैसा। 140 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, एक समान होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 141 का रहा है कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। बताइए लघु पथन के समय विद्युत परिपथ में धारा का मान क्या होता है। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का जो मान होता है ना क्या होता है। 141 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, बहुत अधिक जो है ना बढ़ जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 142 का रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 2 कथन दिया, दोनों में से जो है ना सत कथन कौन सा है। बताइए तो देखिए पहला कह रहा है विद्युत मोटर चुंबकों के विद्युत प्रभाव पर आधारित है, क्या है तो गलत है। दूसरा कह रहा है विद्युत जनित्र विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है, क्या ये भी आपका गलत है। यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ना तो 1 सही ना तो 2 सही है। तो याद रखिएगा ना कि विद्युत मोटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होती है। विद्युत जो मोटर होता है ना विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है। जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है और उसे चुंबक क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल जो है ना कार्य करता है उस पर, और तो उसे क्या करता है घुमाता है, ठीक है। और याद रखिए कि विद्युत जो जनित्र होता है उसको क्या बोलते हैं, जनरेटर। मुख्य रूप से विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है और यह आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, बदलता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 143 का रहा है कि धातु किसी सीधे मोटे तांबे के तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पास में रखी द्विसूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है। बताइए यहाँ पे क्वेश्चन करा कि धातु के किसी सीधे मोटे तांबे के तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पास में रखी द्विसूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है। बताइए 143 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा, तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय प्रभाव के कारण। क्या होगा, तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय प्रभाव के कारण होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 144 का रहा है कि वैद्युत चुंबकत्व की खोज करने वाले उस अग्रणी वैज्ञानिक का नाम क्या है जिनके समान में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक जो है रखा गया है। बताइए क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है वैद्युत चुंबकत्व की खोज करने वाले उस अग्रणी वैज्ञानिक का नाम क्या है जिनके सम्मान में चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मात्रक जो है रखा गया है। बताइए 144 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, हैंस क्रिश्चियन क्या होगा, ऑर्स्टेड होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 145 का रहा है किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक तार के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न जो है ना कैसा होता है। बताइए
कह रहा है किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक तार के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न कैसा होता है। 145 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, तार को केंद्र मानकर बनने वाले सेकेंडरी वृत्तों का पैटर्न के बराबर होता है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 146 का रहा है कि पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को जो है इन्हें क्या कहते हैं बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेकों फेरों वाली कुंडली को जो है इन्हें क्या कहते हैं बताइए। 146 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, परिनालिका। क्या कहते हैं, परिनालिका कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 147 का है कि जब किसी विद्युत परिपथ में विद्युत मान्य तार धनात्मक तथा उदासीन तार ऋणात्मक सीधे संपर्क में आ जाते हैं तो विद्युत धारा का मान अत्यधिक बढ़ जाता है। इस घटना को जो है क्या कहते हैं बताइए। कह रहा है कि जब किसी विद्युत परिपथ में विद्युत मान्य तार मतलब धनात्मक तथा उदासीन तार ऋणात्मक सीधे संपर्क में आ जाते हैं तो विद्युत धारा का मान अत्यधिक बढ़ जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं बताइए। तो 147 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, लघु पथन। क्या कहते हैं, लघु पथन कहते हैं। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 148 का इन में से कौन कृत्रिम परितंत्र है बताइए। कृत्रिम परितंत्र जो है ना कौन सा है। 148 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, खेत है। क्या है, खेत होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 149 का कह रहा है आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण अथवा कड़ी जहाँ ऊर्जा का हस्तांतरण होता है किसका निर्माण करते हैं बताइए। क्वेश्चन करा आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण अथवा कड़ी जहां ऊर्जा का रूपांतरण होता है किसका निर्माण करता है बताइए। तो 149 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, पोषी स्तर। क्या करता है, पोषी स्तर। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 150 का है एक स्थलीय परितंत्र में हरे पौधे की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में रूपांतरित होता है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि एक स्थलीय परितंत्र में हरे पौधे की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है बताइए। तो 150 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 1%। कितना होगा, तो 1% होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 151 का है कि जब एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा का रूपांतरण होता है तो उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए औसतन कितने प्रतिशत ऊर्जा की उपलब्ध होती है बताइए। तो 151 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, कितना होगा, तो 10%। नेक्स्ट है करा कि परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना पूर्णतः सत्य है बताइए। परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है बताइए। इसमें कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, पहला कह रहा है कि परितंत्र के बारे में कह रहा है कि ऊर्जा का प्रवाह चक्रानुक्रम दोनों दिशाओं में होता है। क्या है, तो गलत है। दूसरा कह रहा है ऊर्जा का प्रवाह एक दैशिक मतलब एक ही दिशा में होता है। क्या है, सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना क्या है, तो सही है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि अजैव निम्नीकरण रसायनों जैसे डीडीटी या पीड़कनाशी का आहार श्रृंखला के माध्यम से प्रत्येक उच्च पोषी स्तर पर उत्तरोत्तर अधिक मात्रा में संग्रहित होना क्या कहलाता है बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा अजैव निम्नीकरण रसायनों जैसे डीडीटी या पीड़कनाशी का आहार श्रृंखला के माध्यम से प्रत्येक उच्च पोषी स्तर पर उत्तरोत्तर अधिक मात्रा में संग्रहित होना क्या कहलाता है बताइए, क्या होगा। 153 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका जो है ना बी होगा, जैव आवर्धन। क्या कहलाता है, जैव आवर्धन जो है ना कहलाता है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 154 का है किसी भी आहार श्रृंखला में जैव आवर्धन का प्रभाव सबसे अधिक किस जीव के शरीर में जो है दिखाई देता है और क्यों बताइए। कह रहा है कि किसी भी आहार श्रृंखला में जैव आवर्धन का प्रभाव सबसे अधिक किस जीव के शरीर में दिखाई देता है, मतलब किस जीव के शरीर में दिखाई देता है और क्यों बताइए। तो 154 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, मनुष्यों में, क्योंकि मनुष्य आहार श्रृंखला के शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 155 का रहा है कि शाकाहारी जीव आहार श्रृंखला के किस पोषी स्तर का निर्माण करते हैं बताइए। कह रहा है कि शाकाहारी जीव आहार श्रृंखला किस पोषी स्तर का निर्माण करते हैं बताइए। तो 155 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, द्विपोषी स्तर का जो है निर्माण करते हैं। तो कह रहा है कि शाकाहारी जीव आहार श्रृंखला किस पोषी स्तर का निर्माण करते हैं, तो आपका जो है ना द्विपोषी स्तर का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो ये रहा आपका क्लास 10 का जो है ना आपका एनसीईआरटी का 155 क्वेश्चन रहा। ठीक है, तो क्लास कैसा लगा आप सभी लोग बताइए कमेंट में, और प्लीज़ सभी लोग से रिक्वेस्ट है क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप सभी के लिए जो है इतना मेहनत से जो है ना आपका लगातार आपका 2 घंटा क्लास जो है ना कंटिन्यू आपका 2 घंटा क्लास करवाया गया, ताकि 9-10 का जो है ना बहुत महत्वपूर्ण आपका जो है ना क्वेश्चन यहाँ पे रहता है। यहाँ से एग्जाम में जो है ना आपका संभावित रहता है कि यहाँ से एग्जाम से में जो है ना क्वेश्चन आता है। इसलिए जो आपका जो है ना कल के क्लास में आपका जो है ना गलत हो गया था, मतलब एरर आवाज़ में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, उसको फिर से जो है ना
आज के क्लास में करवाया गया ताकि आप लोग का जो है ना बेहतर आपका क्वालिटी मिले और बेहतर कंटेंट मिले, ताकि आप अच्छे से जो है ना आपको समझ सके, अच्छे से याद कर सके। ये मेरा जो है ना पहला उद्देश्य होता है। तो प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है, क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और क्लास कैसा लगा उसके बारे में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।